अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 3 में जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर में कंडक्ट हो रहा है, आप सबका इस्तकबाल। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग रूल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और ओएसआई रेफरेंस मॉडल के हवाले से। तो पीछे हमने बैक पे थोड़ा सा नेटवर्क कंट्रोल लिया और चैप्टर 2 में जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी, वो हमने कुछ थोड़ी बहुत देखी। आज जो है फिर थ्योरी का टॉपिक है और उसमें जो है फिर हम आ, अभी कम्युनिकेशन वगैरह को देखेंगे और रूल्स को समझेंगे कि कैसे बैक एंड पे ये काम कर रहा होता है, किस तरह से चल रहा होता है। सेकेंडली, एक चीज ये आपको बतानी थी जो कि नेक्स्ट वीक के लेक्चर के हवाले से है कि नेक्स्ट वीक का लेक्चर जो है वो मैं पहले आपको चैप्टर 11 पढ़ा दूंगा। वजह उसकी ये है कि चैप्टर 11 आपका जो है वो आईपी के ऊपर है, यानी कि आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। आईपी एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग से हमें ये होता है फायदा, जब हम वो समझ लेते हैं तो हमारी लैब्स करना आसान हो जाती हैं। मतलब फिर हमें पैरेलल साथ में लैब्स भी चलानी है। तो अब जो आपकी लैब्स आएंगी तो उनमें आईपी आएगी, तो उसका स्ट्रक्चर समझना, सबनेट क्या होता है, आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं, IPv4 को बेसिकली हम जो है फोकस करेंगे, पहले वो हम कर लेंगे। उसमें एक दो टेक्नोलॉजीज हैं, सबनेटिंग है और ये सब कुछ है, उसकी असाइनमेंट भी आपको दी जाएगी। ये सब कुछ नेक्स्ट वीक के लिए है। आ, एक चीज और कि आप लोगों के एग्जाम्स मैंने एक्टिवेट कर दिए, तो जो नहीं पढ़ाया है वो भी एक्टिवेट कर दिए टिल देन, कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम कवर कराते जाएंगे। जैसे जैसे कवर कराते जाएं आप उसके एग्जाम्स अटेम्प्ट करते रहें, ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का एक एक्सपोजर आप लोगों का क्लियर हो जाए, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब जो है हमारे पास ये है कि हम अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं और जनाब अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ओके, सो मॉड्यूल 3 आपका प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। तो द रूल्स, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कैसे ये काम कर रहा होता है। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब। चले, तो नेटवर्क कैन वेरी इन साइजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज नॉट इनफ टू हैव अ कनेक्शन। सिर्फ कनेक्शन होना जो है वो नेटवर्क के लिए वो नहीं होता, मतलब कंप्लीट नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं। जैसे कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ आपका और दूसरी पार्टी का, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। आपको लाजमी बात है कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज, कोई एक कोई एक कह लीजिए कि उसके रूल्स और उसकी चीजें वो लाजमी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो डिवाइस मस्ट एग्री ऑन हाउ टू कम्युनिकेट। ये हाउ टू कम्युनिकेट जो है ना, इसमें हाउ ये है कि बोथ एंड पे, जो हमारे बोथ एंड से मुराद ये है सेंडर और रिसीवर, या फिर हमारा जो है वो कह लें आपके जो एक डेस्टिनेशन डिवाइस है या सोर्स डिवाइस है, उसका लैंग्वेज का सेम होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल हमारे जनरल जो कम्युनिकेशन है उसके हवाले से बिल्कुल मैच करती है बात। आप अभी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो अगर मैं लैंग्वेज कुछ और करूं जो कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, चाइनीज में शुरू कर दूं, जर्मन में शुरू कर दूं, तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, मैं भी सामने हूँगा, बोल भी रहा हूँगा, तमाम चीजें, लेकिन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो एक बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक जर्नल कम्युनिकेशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन एलिमेंट्स कह लीजिए, कि उसमें ये है कि आइडेंटिफाइड सेंडर, एक सेंडर होगा लाजमी, उसके अंदर कोई ना कोई बोल रहा होगा, कोई ऐसा बंदा जो कि कुछ ना कुछ, या कोई ऐसी डिवाइस जो कि कुछ ना कुछ भेज रही होगी। एक आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर होगा, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कि, या डिवाइस होगी जो कि रिसीव कर रही होगी। एट अ टाइम डिवाइसेस में तो हमारे पास, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दोनों चीजें एक साथ भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन में दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। अगर मैं बोल रहा हूं इस वक्त, तो आप लोगों को सुनना है, और जब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूं तो फिर आप लोगों को बोलना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, तीसरी चीज जो होगी कि मीडियम। मीडियम से मुराद ये है कि किसके ऊपर ये सिग्नल फ्लो करते हुए जाएंगे। जब आप लाइव बैठे होते हैं, मैं तो अभी वर्चुअल हूँ, जब आप लाइव बैठे हुए होते हैं किसी के सामने, मेरे सामने भी कोई बंदा बैठा हुआ हो यहाँ पर,
वैसे मैं हूँ लाइव, लेकिन डिजिटली लाइव हूँ। लेकिन कोई बिल्कुल सामने मेरे हो, मैं कोई इक्विपमेंट को यूज ना कर रहा हूँ, तो मेरा मीडियम क्या होता है, एयर होता है। अगर एयर नहीं है तो मेरी आवाज किसी को नहीं पहुंच सकती, मेरे सामने बैठे हुए बंदे को भी नहीं पहुंच सकती। राइट। तो हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स जो हम जनरेट करते हैं अपने वॉइस के थ्रू, जो वॉइस हमारी एनालॉग सिग्नल को जनरेट करती है, तो उसके थ्रू जो है ये एयर के ऊपर ट्रैवल करते हुए दूसरे के कान तक पहुंचते हैं। और वो जो है फिर हमारी बात को सुनता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका रिप्लाई देता है। सेम थिंग यहाँ पर हमारे नेटवर्क्स के अंदर भी चल रही होती है। ये जर्नल बातों से अगर आप इन चीजों को मेजर करेंगे तो आपके समझने में क्या होगा, आसानी होगी। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीजें इन्हीं जर्नल कम्युनिकेशन से उठाई गई और फिर डिवाइसेस के ऊपर कन्वर्ट की गई हैं। राइट। सो ऑल कम्युनिकेशन आर गवर्न बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? लोग बोल देंगे भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स। एक कोड के अंदर लिखा गया कोई प्रोग्राम, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। भाई एक कोड, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यही बोला जाता है। एक कोई सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड क्या है? अगर पूछा जाए यार एक एडिटर है, लेकिन बैक एंड पे देखा जाए तो उसके लिए भी कोई ना कोई कोड लिखा गया, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, तो वो भी। बात ये है कि प्रोटोकॉल इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका काम जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है बाकियों से। अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स लिख रहे हैं, यानी कि कोई कोडिंग कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, ये और वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो भी आप कोड लिख रहे हैं, वो इसलिए काम आएगा कि दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराएगा, तो वो प्रोटोकॉल कहलाएगा। अगर वो इसलिए काम आएगा कि हार्डवेयर को आपसे इंटरेक्ट कराएगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और लातादाद सॉफ्टवेयर के बहुत सारे जो है वो सिलसिले हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स तो एक जर्नल बात है, मगर जो उसका काम है कि किस वक्त किस चीज के लिए आप उसको लिख रहे हैं, वो फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल जो है वो लैंग्वेज है जो कि इंस्टॉल्ड होगी वो डिवाइसेस के ऊपर, क्या काम के लिए? कम्युनिकेट कराने के लिए। तो जो मशहूर जमाना प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे और थ्रू आउट कोर्स के अंदर जो हम लेके चलेंगे कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज टीसीपी आईपी, जो कि इंटरनेट के लिए डी फैक्टो स्टैंडर्ड भी है। क्या है? डी फैक्टो स्टैंडर्ड नहीं कहा मैंने, डी फैक्टो स्टैंडर्ड कहा, बिकॉज टीसीपी आईपी पहले बन चुका था, ये प्रोटोकॉल सूट है। और इसको स्टैंडर्डाइज्ड मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया इंटरनेट के लिए बाद में, मतलब इंटरनेट बनाने के लिए इसको चूज किया गया। ये नहीं कि पहले, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले कोई चीज जब बनाई जाती है या उसको डिसाइड किया जाता है कि जी हम ये करने जा रहे हैं, तो उसके स्टैंडर्ड्स पहले डिफाइंड होते हैं। तो लेकिन ये इतना स्मार्ट प्रोटोकॉल था टीसीपी स्लैश आईपी स्टैक, जो स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल जो थे, तो ये ऑलरेडी डिजाइन थे। इनको मर्ज करके टीसीपी और आईपी को, और बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल इसके अंदर आते हैं, तो उनको फिर इंटरनेट के लिए वक्फ कर दिया कि अगर आपको इस नेटवर्क के ऊपर आना है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आना है, तो आपकी डिवाइस के ऊपर लाजमी क्या इंस्टॉल होना चाहिए? टीसीपी आईपी होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स दैट कम्युनिकेशन विल फॉलो। दीज रूल्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर, ये वेरी भी करते हैं रूल्स। और तमाम चीजें, कैसे डाटा फॉर्म, किस फॉर्मेट में जाएगा, किस सिग्नल के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे फॉर्म होगा, अगला कैसे सेंड करेगा, किस तरह से रिसीव होगा, ये तमाम चीजें प्रोटोकॉल के अंदर क्या होती हैं? डिफाइन होती हैं। प्रोटोकॉल आप ये कह लीजिए कि प्रोटोकॉल बिल्कुल ये है जैसे लैंग्वेज। मैं अभी जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे उर्दू, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश और फिर बाकी उर्दू, ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है तो ये मेरा प्रोटोकॉल है। सही है जी। अभी मेरी आपकी कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल क्या है? उर्दू। नेटवर्किंग में जब डिवाइसेस में कम्युनिकेट कराते हैं तो मोस्टली 99% हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं? दैट इज टीसीपी आईपी, वरना ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगी। ओके। बोथ एंड पे प्रोटोकॉल का सेम होना बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल मस्ट अकाउंट फॉर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। प्रोटोकॉल जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स को मस्ट भी फॉलो करता है। आइडेंटिफाइड सेंडर और रिसीवर होंगे, लाजिम सी बात है, आइडेंटिफाई होना लाजमी है। मैं अगर एक खत भी लिखता हूँ, अगर एक लिफाफे के ऊपर मैं किसी को खत लिख रहा हूँ, या मैं किसी को कोई लेटर भेज रहा हूँ, या कोई मुझे लेटर भेज रहा है, बैंक लेटर भेज रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे लेटर भेज रही है, कुछ भी है, तो उसमें एक आइडेंटिफाइड सेंडर और रिसीवर, यानी कि सेंडर का भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिर्फ रिसीवर से नहीं कि डेस्टिनेशन का मैं लिख दूं, सोर्स ना लिखूं। मैं भेज रहा हूं तो मुझे भी अपना एड्रेस देना पड़ता है। वजह क्या है कि अगर मुझ तक ना पहुंच पाए तो कम से कम वो पैकेट या वो जो एनवेलप है वो वापस मेरे पास आ जाए, मतलब डेस्टिनेशन तक मेरी ना पहुंच पाए, जहां पे मैंने भेजना चाहा है, तो वो वापस मेरे पास आ जाए।
कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, बोथ एंड पे डिवाइसेस के क्या होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज और ग्रामर होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये जनरल कम्युनिकेशन के लिए भी हमारी क्या है, जरूरी है। अगर लैंग्वेज और ग्रामर सेम नहीं होगी तो मसला हो जाएगा। स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड बोथ डिवाइसेस की सेम नहीं रहेगी तो वो बहुत ज्यादा भेजता रहेगा, सपोज बहुत तेजी से सेंडर भेज रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन डिवाइस की जो है वो क्या है, स्लो है रिसीव करने की, तो उसमें जो है वो मसाइल आ जाते हैं। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट सकता है, साइकिल पर साइकिल टाइम क्या है आपका प्रोसेस का, क्लॉक रेट क्या चला रहे हैं, किस तरह से लेके चले, कितने एमबीपीएस पे डाटा सेंड होगा, क्या चीज है। ये हमारे भी यहाँ भी जर्नल में जो है ये चीजें यूज होती हैं जनरल कम्युनिकेशन में। एक ही जुमला है, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, उठो मत बैठो, एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैं एक जुमला आपको बता रहा हूँ, उठो मत बैठो। अब इसमें क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाई उठ जाओ, आप बैठिए नहीं। और अगर मैं इसका पॉज या इसके टाइमिंग को जरा सा चेंज कर दूं, सब कुछ वही रहेगा। मैं कहूं उठो मत बैठो, इससे पूरे जो है ना सेंटेंस का मकसद ही चेंज हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई उठिए नहीं, आप बैठ जाइए, उठो मत बैठो, सिर्फ पॉज टाइमिंग से। तो यही एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नेटवर्किंग की डिवाइसेस के अंदर भी, हमारी और जनरल डिवाइसेस के अंदर भी चल रही होती है कि ये स्पीड और टाइमिंग ऑफ क्या होगा, बहुत तेज डाटा जा रहा है, सेंडर तो भेज रहा है, लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है तो होगा क्या कि वहां डेस्टिनेशन एंड के ऊपर डाटा लॉस होना शुरू हो जाएगा, पैकेट ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है किस किस कम्युनिकेशन में हमें कंफर्मेशन चाहिए, किस कम्युनिकेशन में हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। और ये मैं आप डिसाइड नहीं करते, ये डेवलपर डिसाइड डिसाइड करता है, जो वो प्रोटोकॉल बना रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल मैं बना रहा हूँ या जो भी कुछ है, तो वो ये प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी है, वो खुद डिसाइड करता है कि ये प्रोटोकॉल अगर यूज होगा तो इसका मतलब है कि ये एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर करता है, इसकी कोडिंग में लिखा होगा। और बात प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि इसलिए होते हैं कि इनमें एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं, भाई मैंने इतना बड़ा डाटा था, डाटा मैंने जो बनाया www.google.com, ये डाटा बना, अब इसको वो चंक्स में डिवाइड करेगा, छोटे 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 पीसेस में, और उन छोटे छोटे पीसेस में से 1 2 3 4 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया उसने, सब सपोज कर लें उस एक डाटा को 1 2 3 4 भेज दिया। अब 1 2 3 4 भेज दिया, डेस्टिनेशन डिवाइस को मिला नहीं मिला, तो वो एक्नॉलेज करेगा तो ये 5 6 7 8 भेजेगा, राइट, और फिर ये 9 10 भेजेगा, इस तरह से होता है। अनएक्नॉलेज्ड जो डाटा फ्लो हो रहा होता है उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 एंड देन 9 10, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता, वो कहता है कि बस भेज जाओ, वो ये भी नहीं देखता कि डिवाइस दूसरे एंड पे एक्टिव है नहीं है, क्या सिलसिला है, राइट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, रिलायबल और बेस्ट एफर्ट कम्युनिकेशन के ऊपर, बोथ के ऊपर। तो एक फॉर्मेट आपको दिखाया है, वैसे तो IPv6 का है, तो व्हेन अ मैसेज इज सेंट इट मस्ट यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। अब जब मैसेज एक कंप्यूटर भेजता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और उस स्ट्रक्चर का क्या, ये बैकएंड पे ये बन रहा होता है, ये हम पैकेट ट्रेसर में देखेंगे भी कि कैसे ये फॉर्म होता है। मैसेज फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैसेज एंड चैनल दैट इज यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज, किस चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ मैसेज क्या है, वॉइस है, वीडियो है या नॉर्मल डाटा है, उसी हिसाब से ये अपने आप को सेटल डाउन करता है। तो जैसे कि आपके ऊपर, आपके पास यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं बेसिकली, अगर आप देखें, एक ये एनवेलप है और एक इसके अंदर डाटा है। देखिए डाटा भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल डाटा, व्हाट यू आर इंटेंडेड टू सेंड टू अ डेस्टिनेशन, व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू डिलीवर टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। आप एक एक डाटा भेज रहे हैं, व्हाटएवर आपके ईमेल के अंदर का कंटेंट, वो क्या है आपका, वो डाटा है। हेलो हाउ, जैसे डियर जेन आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम माय ट्रिप, व्हाटएवर जो भी कुछ है, ये एक्चुअल डाटा है जो कि सेंडर वहां पे भेजना चाह रहा है। आपने एक ईमेल खोली, आपने अब वो आपने खोल ली एक ईमेल और उसको आपने ड्राफ्ट कर लिया, लिख लिया, क्या वो चली जाएगी, नहीं, आपको कुछ और डाटा भी चाहिए। वो क्या है, वो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं कंट्रोल डाटा। कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है, उसका एड्रेस, वो वो मैसेज नहीं है, वो मैसेज नहीं है जो उस तक पहुंचाना है, लेकिन उस डेटा के बगैर वो वहां पहुंच नहीं सकता। मुझे कोई भी मैसेज चाहिए, ओके फाइन, मेरा एड्रेस जो क्या है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, और वो डेटा जो भी है, तो लिफाफे के ऊपर जो होता है, एनवेलप के ऊपर,
वो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है। फ्रॉम और टू, सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन, ये पब्लिक होती है, कोई भी पढ़ सकता है, वो कोई भी पढ़ सकता है जब भी वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। लिफाफे के अंदर क्या होता है, एक्चुअल डाटा होता है जो कि डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचना होता है, जो कि मैसेज आप डिलीवर कराना चाहते हैं, राइट। तो ये जो हेडर और सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पेलोड लेंथ, ट्रैफिक क्लास, वर्जन, फ्लो लेवल, वॉट ये सब कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, IPv6 की है। ये इससे घबराइएगा नहीं, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरा टॉपिक है IPv6 पे, एक चैप्टर है आपका। तो ये खैर इन्होंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाया कि इस टाइप का एक हेडर इंफॉर्मेशन हर डाटा के चंक के साथ लगती है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। ये वो क्या है, ये वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है जिनकी वजह से वो अपने अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा डाटा। और जब पहुंच पाएगा तो फिर वो डिवाइस तमाम चीजें टोर ऑफ करके खोल के देखेगी और फिर पढ़ लेगी, राइट। सो मैसेज डिलीवरी ऑप्शन, मैसेज डिलीवर में वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू मैसेज हम डिलीवर कर सकते हैं। पहला जी, यूनिकास्टिंग, 1:1 कम्युनिकेशन। मैं बोलूं अभी सबसे, भाई कोई, आप बाकी सारे लोग कान बंद कर लें, मैं सिर्फ एक बंदे से बात करूंगा, उसको किसी का नाम ले लूं, या कोई सामने एक ही बंदा मेरे बैठा है, तो ये क्या कहलाता है, 1:1 कम्युनिकेशन। तो डिवाइसेस में भी बात औक़ात सिर्फ पीसी एक ही पीसी से बात करता है। अगर एक डिवाइस नेटवर्क की किसी एक सिंगल डिवाइस से बात कर रही है, राउटर है, कोई भी है, एक सिंगल डिवाइस से बात कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकास्टिंग। क्या कहते हैं, यूनिकास्टिंग, 1:1 कम्युनिकेशन। मल्टीकास्टिंग, अच्छा इन तीनों में ये याद रखिएगा, अगर आप देखें सोर्स एक ही रहेगा, यहाँ पे देखिएगा सोर्स एक ही है, ये ये तीनों मेथड्स में सोर्स एक ही है, भेज किसको रहे हैं उस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एक ही को भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट। अगर ये आप मल्टीपल को भेज रहे हैं, एक से ज्यादा, तो हो जाएगा मल्टीकास्ट। अगर आप उस नेटवर्क पे तमाम को भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, 1:all। ये बात बस आप याद रखिएगा। तो ब्रॉडकास्ट आर यूज्ड इन IPv4 नेटवर्क बट आर नॉट एन ऑप्शन फॉर IPv6। IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, ये हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। लेटर वी विल आल्सो सी एनीकास्ट एज एन एडिशनल डिलीवरी ऑप्शन फॉर IPv6। वहां पे ब्रॉडकास्ट हटा के एनीकास्ट लगा दिया गया, और एनीकास्ट क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास IPv4 में क्या है, कम्युनिकेशन के तीन मेथड्स है, यूनिकास्ट 1:1, 1:many मल्टीकास्ट, 1:all ब्रॉडकास्ट। ओके जी। तो जब आप सबको भेजेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ओके, तो प्रोटोकॉल्स, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स। क्या क्या करता है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिवाइसेस इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोथ। हर टाइप के अपने अपने प्रोटोकॉल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं, और बेसिकली तो होते तो डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए हैं, लेकिन कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए यूज होते हैं। अब MS वर्ड है तो सॉफ्टवेयर, क्या काम है, कुछ करा रहा है, वर्ड एडिटिंग कर रहा है, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसका हार्डवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं TCP, लेकिन मैं बात करूं UDP, या मैं बात करूं कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल की या किसी और प्रोटोकॉल की, तो वो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के काम आ रहे हैं। हार्डवेयर इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर के ऊपर भी, और बोथ प्रोटोकॉल हैव देयर ओन फंक्शन, फॉर्मेट और रूल्स। तो क्या क्या कैटेगरी होती है, टाइप क्या है प्रोटोकॉल्स की, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक IPsec, लाइक SSH, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, वो हमारे पास क्या है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं। राउटिंग के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, लाइक रिप, लाइक OSPF, लाइक EIGRP। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये अपने राउटिंग के लिए होते हैं। सर्विस डिस्कवरी यूज्ड फॉर द ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ डिवाइसेस और सर्विस, और सर्विसेज, CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LLDP, लिंक लोकल डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि डिवाइसेस की डिस्कवरी के लिए काम आते हैं। बाद वक्त आप एक नेटवर्क में बैठे हैं, एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ PC के ऊपर, मुझे यही नहीं पता कि यार मेरे डाटा का फ्लो क्या है, यहाँ से वायर निकला, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो वो टोपोलॉजी अगर आपको डिजाइन करनी हो ऑटोमेटेडली, तो ये डिस्कवरी करके लेकर आते हैं कि इनके नेबर्स क्या है, उनके नेबर्स क्या है, उनके नेबर्स क्या है, देन ये पूरी एक आपको मैप बना के दे देते हैं। सोलार विंड है इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन जो कि यूज करता है, और भी बहुत सारे हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग
के जो टूल्स होते हैं उनमें ये काम आते हैं, डिस्कवरी के प्रोटोकॉल। बाद वक़्त हमें कुछ ऑटोमेशन करनी होती है, कुछ ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएँ, तो उनको हम भी डिस्कवरी के प्रोटोकॉल के थ्रू या एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी डिस्कवरी का प्रोटोकॉल को यूज़ करता है बैक एंड पे। मतलब 2 प्रोटोकॉल ये साथ चल के काम करते हैं और फिर ये आगे नेटवर्क की मैनेजमेंट में काम आते हैं। तो ये एक टाइप्स थी। यूज़ डिवाइसेस यूज़ एग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट। ये बात याद रखिएगा कि बोथ एंड के ऊपर एग्रीड अपॉन क्या होंगे? प्रोटोकॉल होंगे, यानी कि सेम प्रोटोकॉल होंगे। अगर एक डिवाइस के ऊपर कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, सपोज कर लें जी इस राउटर पे कुछ और प्रोटोकॉल चल रहा है और इस राउटर पे अगर कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्या होगा? ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कभी भी नहीं करेंगे, राइट? ये तमाम के ऊपर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ही प्रोटोकॉल को रन करना होगा, वरना ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये बात हमने ज़हन में रखनी है। चाहे वो एक पीसी से दूसरे पीसी की कम्युनिकेशन हो, चाहे वो राउटर से राउटर की हो, सोचो कोई भी हो, प्रोटोकॉल का सेम होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मेरी और आपकी लैंग्वेज का सेम होना जरूरी है, जब भी ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ऐसे ही नेटवर्क में लैंग्वेज इज इक्वल टू प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास क्या है कि हम प्रोटोकॉल का सेम होना जरूरी है। प्रोटोकॉल्स में हैव वन फंक्शन और मोर। एक फंक्शन भी हो सकता है और बहुत सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। इनमें से ये कुछ तो डिफाइन कर दिया और इससे बहुत ज्यादा भी होते हैं। एड्रेसिंग, सबसे पहले क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना, ये प्रोटोकॉल का काम होता है। नाम, जैसे कि मेरा नाम फहद वसीम है, अब आप लोगों ने मेरे देख लिया इस फेस को, कहीं अगर और आपको ये फेस दिखेगा कभी, तो आप फौरन रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये फहद वसीम, यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन है मेरी, राइट हो? तो ऐसे ही हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन काम ही किसी के लिए आती है, किसी को एड्रेस करने के लिए। हम नाम रखते ही क्यों है भाई? नाम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें, हम उसे बुला सकें, हम उसे कॉल कर सकें। इसीलिए एक घर में जब बहन भाई होते हैं तो उनके एक से नाम नहीं रखे जाते, ताकि कम्युनिकेशन में क्या ना हो? कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन ना हो। आप आवाज दें, फहद को पता लगा दो उठ के आ रहे हैं लोग, तो क्या हुआ कि पता ही नहीं था कि किसको दी है आवाज, तो इसलिए आप डिफरेंट रखते हैं। तो एड्रेसिंग, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहां तो हो ही नहीं सकती। नेटवर्क में एड्रेसिंग में रिपीटेशन नहीं हो सकती। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क पे एक डिवाइस की होना लाजिम है, ताकि उसके लिए क्या हो? कम्युनिकेशन आसान हो। जब उससे बात करनी हो तो उसी से बात की जाए, या वो किसी से बात करना चाह रहा है तो भी वो उसके लिए जरूरी है कि आइडेंटिफाइड सेंडर होने के लिए कि उसके पास एक प्रॉपर एड्रेस स्कीम होनी चाहिए। रिलायबिलिटी प्रोवाइड गारंटी ऑफ डिलीवरी। रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करना कि जी आइदर ये पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। बाज औकात कम्युनिकेशन में जरूरत होती है, बाज औकात ये चीज कम्युनिकेशन में जरूरत नहीं होती। फ्लो कंट्रोल, इंश्योर डाटा फ्लो एट द एफिशिएंट रेट। इस बात का फ्लो कंट्रोल मैनेज करना। आपने देखा कभी आप डाउनलोडिंग करते हैं, कभी भी स्टक एक जगह पे स्टिक नहीं रहती, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये होता ही है कि जैसे फ्लो में पैकेट जा रहे हैं तो अपना रेट बढ़ा देगा डाउनलोडिंग का, फिर बढ़ा देगा थोड़ा सा। रेट फ्लो में जा रहा है ना, तो बढ़ा देगा बढ़ा देगा। जैसे ही वहां पे चोकिंग आना शुरू होगी एकदम कम करेगा, फिर कम करेगा। ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है। ये हम जब कॉपी करते हैं यूएसबी से किसी भी चीज से, तो भी यही होता है कि हमारे प्रोसेसिंग में जो हमारी बस कैशेस चल रही हैं मदरबोर्ड के ऊपर, जब उनमें चोकिंग आना शुरू होती है तो वो डाटा रेट को कम कर देता है। कॉपी जब आप यूएसबी से हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हैं, यूएसबी टू यूएसबी अगर आप कॉपी कुछ भी कर रहे हैं कॉपी, तो उसमें भी आप देखें ये वेरिएशन रहती है। बिकॉज ये डाटा ट्रांसफर का, या आप एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं, तो उसका एक जर्नल बिहेवियर रूल है कि वो चेक करता है। अगर उसको खुला रोड मिल रहा है तो वो फुल एक्सीलेटर दे देगा, जाने दो भाई, मजीद 3 पैकेट भेजे थे अब 6-6 भेजो, अब 9-9 भेजो। जैसे ही वहां चोकिंग आएगी वो कहेगा कि यार ये अब वहां पे क्या हो रहा है? पैकेट डिस्कार्ड हो रहा है, तो वो वापस नीचे ले आएगा, रीसेंड करेगा फिर उन पैकेट को। अब वो 9 से 6 पर आएगा, 6 से वापस 3 पर आएगा, हो सकता है और कम पे आ जाए, फिर बढ़ना शुरू करता है। जैसे उसको जगह स्पेस मिल जाती है फिर बढ़ना शुरू करता है। ये इसी वजह से ऐसा चलता है। तो फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म, विंडो साइजिंग, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे टीसीपी के टॉपिक के अंदर। लेकिन विंडो साइज कौन सा? कि जिस विंडो के अंदर डाटा ट्रैवल होगा, उस विंडो का साइज क्या रखना है, ये खुद प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। कनेक्शन की स्पीड के हवाले से, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के हवाले से, इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर आपकी अवेलेबिलिटी के हवाले से। जनरल नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट उसके ऊपर ना भी हो तो भी।
सीक्वेंसिंग, यूनिकली लेबल ईच ट्रांसमिटेड सेगमेंट ऑफ डाटा। यहां से मैंने आपको भी बताया चंक्स के अंदर डाटा जाता है, सेगमेंट जब हो जाता है, सेगमेंट मान ले आप एक बड़े डाटा को चंक के अंदर डिवाइड करते हो छोटे छोटे, और फिर उसको चंक वाइज भेजते हो। तो दूसरे एंड पे कभी सपोज कर ले 1 2 3 पहुंच गया, सही है, 4 5 6 भेजना था, 4 और 6 पहुंच गया, 5 नहीं पहुंचा, 7 8 पहुंच गया, अब 5 पहुंचा, रिट्रांसमिट हुआ। तो दूसरे एंड पे पहले क्या होता है, ये सीक्वेंस, ये नंबर लगेंगे हर चंक के ऊपर, हर छोटे छोटे पैकेट के ऊपर ये नंबर लगते हैं, और रिसीविंग एंड के ऊपर ये वापस अलाइन होते हैं नंबरिंग वाइज। ओके, तो सीक्वेंसिंग प्रॉपरली होना, ये भी काम प्रोटोकॉल्स का होता है। खुद ये सब खुद करते हैं, हमें सिर्फ समझना है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कुछ करना नहीं है इसमें, ये इसका सिर्फ एक मैकेनिज्म को समझना है। एरर की डिटेक्शन, अगर बीच में कोई एरर आ गया है, कोई मसला है, डिटरमाइन द एरर बिकम करप्टेड और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कोई भी वजह से करप्ट हो गया, कुछ भी वजूहात हुई, तो उसकी भी डिटेक्ट करना कि कहाँ हुआ, किस वजह से हुआ, रिट्रांसमिट करवाना और तमाम चीजें करना, बताना आपको। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको बताना कि जी इतने फ्रेम्स जो हैं बीच में करप्ट हो गए थे, एग्जाम्पल, तो उसको रिट्रांसमिट किया गया और फिर वो आए। एप्लीकेशन इंटरफेस, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क एप्लीकेशन, एक प्रोसेस से प्रोसेस के दरमियान नेटवर्क की कम्युनिकेशन कराना, एप्लीकेशन इंटरफेस का करना। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है वैसे, लेकिन यह वक्त आने के ऊपर दूंगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे कह देता हूँ, कभी भी ये नहीं होता, इसी इसी मिसाल को हम उस वक्त टॉपिक के अंदर डिसाइड मजीद डिफाइन करेंगे कि जब मैं इंटरनेट के ऊपर, एक काम करते हैं ना, चलिए देख ही लेते हैं। मैंने ब्राउजर खोला और जनाब अली मैंने यहाँ पे लिखा www.cnn.com। अभी मैंने एंटर नहीं किया, और मैं यहाँ पे मैंने लिखा www.bbc, बल्कि मैंने यहाँ पे लिखा www.vu.edu.pk। ये दो साइट है हमारे पास, एक cnn.com और एक यहाँ पे खुली हुई vu.com। मैंने इसको एंटर किया और मैंने इसको भी एंटर किया। क्या कभी किसी के साथ ये हुआ है कि यहाँ मैंने एंटर किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और CNN का डाटा, ये जो डाटा था, ये यहाँ आ गया, और पता लगा जनाब ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी, भाई क्या ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेज है वो यहाँ पे आ गया। ये कभी भी नहीं होगा। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि किस टैब से, ये एप्लीकेशन के किस टैब से ये प्रोसेस गया था, उसको वापस लाके उसी टैब के ऊपर, उसी ब्राउजर की विंडो के ऊपर लैंड कराना, ये भी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है खुद। तो ये कैसे होती है ये हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से ये काम चल रहा होता है, राइट। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। खैर, हम वापस आ जाते हैं। ओहो, हम वापस आ जाते हैं। ओके, नेटवर्क रिक्वायर द यूज ऑफ सेवरल प्रोटोकॉल्स। एक एक नेटवर्क जो काम कर रहा होता है और जो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं, इसके पीछे टीसीपी आईपी चल रहा होता है। टीसीपी आईपी को हम प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। सूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बैक पे, टीसीपी आईपी के भी बैक पे बहुत सारे प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, इसलिए एक सूट है, राइट। ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि मिलके ये पूरा काम कर रहा होता है। तो ये आपको वैसे लेयर दिखाई है इन्होंने कि सॉर्ट ऑफ एक लेयर की इंफॉर्मेशन दी, ओएसआई जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये है टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। ये एप्लीकेशन लेयर है, इस पे एचटीटीपी चल रहा है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर है तो इस पे टीसीपी चल रहा है। ये नेटवर्क एक्सेस लेयर है तो उस पे आईपी चल रहा है। ये इंटरनेट लेयर है तो उस पे आईपी चल रहा है। ये नेटवर्क एक्सेस लेयर है तो उस पे ईथरनेट चल रहा है। तो ये देखिए, हर लेयर पे अपना अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क रिक्वायर्स द यूज ऑफ सेवरल, ईच प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन फंक्शन एंड फॉर्मेट। हर प्रोटोकॉल का, हर लेयर का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है और एक अपना इंडिविजुअल फॉर्मेट है, उसी हिसाब से वो लोग चल रहे होते हैं। अभी इन लेयर्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल गवर्न द वे ऑफ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट इंटरेक्ट। जैसे ही ये आता है हम फौरन समझ जाते हैं कोई ना कोई वेब की बात हो रही है। ये डिकोड करेगा, ये चेक करेगा कि यार ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, कि जो कोड मैंने लिखा google.com, मैं लिख रहा हूँ google.com, मैं ये कर क्या रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ cnn.com, भाई मैं वहां से कोड मंगवा रहा हूँ। मैं ये जो हिट कर रहा हूँ ना इसको ब्राउजर पे रख के, cnn.com या vu.edu.pk, मैंने उनके सर्वर को हिट करा है, वो आप वहां पे मुझे क्या भेजेगा, कोड भेजेगा इसका, और वो कोड यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे पास भी हाइपर टेक्स्ट की प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, मेरा ब्राउजर सपोर्ट करना चाहिए, जो कि करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, बड़ा मशहूर जमाना प्रोटोकॉल है। तो सिर्फ टीसीपी मैनेज द इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है ये मैनेज करता है। प्रोवाइड अ गारंटी डिलीवरी, ये एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर करता है। टीसीपी ये क्या कहता है, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी तो
मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैनेज फ्लो कंट्रोल, ये क्या करता है, फ्लो को भी कंट्रोल करता है कि भाई क्या ये जो विंडो साइजिंग और तमाम चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये टीसीपी कंट्रोल करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, ये भी अपने आप में एक प्रोटोकॉल है। डिलीवर मैसेज ग्लोबली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, एड्रेसिंग स्कीम देता है, तमाम राउटिंग, बेसिकली कहने के मेन बाकी सारे काम इसी की वजह से हो रहे होते हैं, सारे के सारे। अगर नाम नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है। एक सेंडर आपके पास आइडेंटिफाइड नहीं है, रिसीवर आइडेंटिफाइड नहीं है, तो कैसे होगा। ये आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। ईथरनेट लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, बात करते हैं लेयर 2 की खैर बाद में। ईथरनेट डिलीवर मैसेज फ्रॉम एनआईसी टू एनआईसी, ये एनआईसी से एनआईसी बात करेगा, लोकल लैन के ऊपर जो बातचीत हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो एनआईसी, वो मैक एड्रेस यूज करता है। नेटवर्क के ऊपर किससे हो रही है, आपके जो है वो आईपी के थ्रू हो रही है, लेकिन एनआईसी टू एनआईसी किससे हो रही है, ये मैक पे हो रही है। थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, जहन में आएगा सर नेटवर्क पे भी तो आईपी चल रही है, फिर ये मैक की क्या बात, ये भी आगे चलते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर में ये समझ में आ जाएगा, राइट। सो प्रोटोकॉल सूट्स में जैसे बात करी थी, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल नेसेसरी टू परफॉर्म अ कम्युनिकेशन फंक्शन और सेट ऑफ रूल्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। ये सारी चीजें वो हैं कि आपकी जो ना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं कि वर्क टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल अप होके काम करें। हर प्रोटोकॉल, वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं होता, वो अपने ट्रेड में माहिर है। हर प्रोटोकॉल का अपना अपना फंक्शन है कम्युनिकेशन कराने के लिए, हर लेयर के ऊपर। बस वो उनके साथ मिंगल अप होके, उनके साथ मिलके एक आपको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन गवर्न करा के देते हैं। हम द प्रोटोकॉल आर व्यूड इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, हम जो बात करते हैं अमूमन प्रोटोकॉल्स की या जो भी है, वो इन टर्म्स ऑफ लेयर्स करते हैं। हायर लेयर के प्रोटोकॉल हैं या लोअर लेयर के प्रोटोकॉल हैं, और कंसर्न विद मूविंग डाटा एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अपर लेयर। ये जो लोअर लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं कंसर्न होते हैं कि मूविंग डाटा, डाटा किस तरह से मूव कर रहा है, और फिर हायर लेयर को या अपर लेयर को कैसे सर्विसेज देनी है। ये डिपेंड करता है डाटा का फॉर्म क्या है। अगर सेंडर रिसीवर, अगर सेंडर भेज रहा है तो ये अप से डाउन आएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन लगती चली जाएगी। अभी देखते हैं। खैर, ये है एक टीसीपी आईपी का रेफरेंस मॉडल, जिसमें हमारे पास जो है क्या चीजें आती हैं, 4 लेयर आती हैं, सिर्फ 4 लेयर। जब इंटरनेट फॉर्म हो गया तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन के लिए भी और हमें नेटवर्क्स वालों को ट्रबल शूट करने के लिए भी, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली इंटरनेट के ऊपर है, सब कुछ क्लाउड बेस्ड है, आप इंटरनेट, तो आप इसको फॉलो करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर में मर्ज हो गई कुछ लेयर, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कुछ लेयर्स को मर्ज करा दिया गया। तो एप्लीकेशन लेयर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करती है, टीसीपी आईपी के ये, आईएसओ के ये, मुख्तलिफ आपको स्टैंडर्ड दिखाए हुए, एप्पल का ये, नोवेल का ये, हर एक ब्रांड का अपना अपना अलग प्रोटोकॉल है जो कि वो यूज कर रहा होता है। लेकिन मेजर जो टीसीपी आईपी है वो ये सारे प्रोटोकॉल को यूज करता है, एचटीटीपी, डीएनएस, डीएचसीपी और एफटीपी। किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। हम इसी को डील करेंगे, टीसीपी आईपी को। इन बाकियों को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक रखते हैं, बाकी हम इनको अपने किसी प्रैक्टिकल में देखते नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूडीपी, इंटरनेट के लिए आईसीपी, आईपीवी4 और आईपीवी6, और आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये दोनों हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। नेटवर्क एक्सेस मतलब डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, इथरनेट, आर्प और वायरलेस लैन के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। मींस इन शॉर्ट क्या है कि हर एक लेयर का अपना फंक्शन है और उसी हिसाब से उसके प्रोटोकॉल्स हैं। right? ये सब आपस में मिल के काम करते हैं, आते किसके अंडर में, टीसीपी आईपी। ये प्रोटोकॉल सूट हैं जो कि टीसीपी आईपी के अंडर में आते हैं, यहां से लेके यहां तक। अरे भाई, यहां तक ये टीसीपी आईपी, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये मामला जो है वो, ये टीसीपी आईपी की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, एप्लीकेशन से लेके इंटरनेट तक। और ये क्यों चला जाता है, इसकी भी वजह मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। TCP IP protocol, example TCP IP protocol operate at the application transport and इंटरनेट लेवल, यहीं तक करता है, नेटवर्क एक्सेस पे नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया। द मोस्ट कॉमन नेटवर्क एक्सेस लेयर लैन प्रोटोकॉल आर ईथरनेट एंड डब्ल्यू लैन वायरलेस। अच्छा, जो डाटा लिंक या नेटवर्क एक्सेस लेयर के जो बहुत कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें एक तो मशहूर जमाना ईथरनेट आता है। चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, चाहे कोई और आप ब्रांड का राउटर यूज कर रहे हो, जुनिपर, सिस्को, कोई भी, वो लेयर 2 के प्रोटोकॉल को जो ना, मतलब लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो लेयर 2 का प्रोटोकॉल यूज करेगा, वो क्या होगा, ईथरनेट ही होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लेसर ओवरहेड के ऊपर मैक्सिमम आपको आउटपुट देता है। ओवरहेड से मुराद क्या,
ये ओवरहेड जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, लिफाफे के ऊपर की इंफॉर्मेशन, तो वो बहुत लेसर रखते हुए मैक्सिमम आपका डाटा पहुंचाने की, लिफाफे के अंदर की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखें, जितना लिफाफे के ऊपर होगा लिखा हुआ, उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, उतनी ही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, मेरा नाम फहद वसीम है, अगर कोई मेरे नाम के आगे कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ लगा दे, तो जो भी अगला बंदा होगा तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, प्रोसेस तो करना पड़ेगा। अगर फहद वसीम भी लिख देते तब भी पहुंच जाता। एग्जाम्पल, जितना शॉर्टर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इतनी भी शॉर्टर ना हो कि पहुंच ही ना पाए, मगर जितनी शॉर्टर इंफॉर्मेशन होगी उतना लेसर ओवरहेड होगा। ओवरहेड कहते हैं हम इसको बेसिकली। क्यों कहते हैं ओवरहेड? बिकॉज सही है, इसके बगैर नहीं पहुंच सकता, मगर एक्चुअल डाटा तो अंदर है, ये सिर्फ पहुंचाने के काम आ रहा है। तो जितना ये कंट्रोल डाटा हो, कम हो, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है लैन को फॉर्म करने के लिए, लेयर टू का। लेयर टू मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, डाटा लिंक लेयर अभी थोड़ी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो वो क्या करता है, वो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करा देता है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। प्रोटोकॉल्स देखें लातादाद हैं, अगर आप नेट पे सर्च कराएंगे डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल बहुत सारे आ जाएंगे, मगर जो मशहूर हैं वही हर कोर्स के अंदर, चाहे कोई भी ब्रांड हो, सिस्को के अलावा भी कोई ब्रांड हो, वो उन्हीं प्रोटोकॉल को फोकस करता है जो कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग होते हैं और चल रहे होते हैं। ओके, उसके अलावा वो किसी और प्रोटोकॉल को नॉलेज दे देगा थोड़ी बहुत, जैसे नाम अभी लिखा हुआ आ गया, भाई ये भी होते हैं, बताएगा कुछ नहीं इनके बारे में, ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन ना कुछ, क्योंकि किसी काम के ही नहीं है, बने तो हैं मगर फेल हो गए, रेस हार गए। रेस जीता कौन? लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करने के लिए ईथरनेट, इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क को लेयर 3 के ऊपर आने के लिए आईपी। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि जीते। अच्छा जी, टीसीपी आईपी द प्रोटोकॉल सूट यूज्ड बाय द इंटरनेट एंड इंक्लूड मैनी प्रोटोकॉल्स। तो अब आप देखें कि एप्लीकेशन लेयर पे नेमिंग सिस्टम के लिए डीएनएस, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डीएचसीपी, और जनाब ईमेल के लिए एसएमटीपी पॉप3, ये सब वो हैं जो कि टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल सूट के अंदर आते हैं। फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी, एसएफटीपी, टीएफटीपी, और वेब एंड वेब सर्विसेज के लिए एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और रेस्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कनेक्शन ओरिएंटेड अगर करना है तो टीसीपी, कनेक्शन लेस करना है तो यूडीपी, और इंटरनेट के लिए तो IPv4, 6, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, नेट नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर आ जाता है। ये सारे के सारे, अगर ये एरो आप देख रहे हैं, तो ये टीसीपी आईपी के अंडर में आते हैं। हर एक लेयर का अपना डिफरेंट, डीएनएस कभी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं मिलेगा, राइट? टीसीपी आपको कभी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, ना नेटवर्क लेयर पे मिलेगा। हर एक लेयर के अपने अपने अलग प्रोटोकॉल है, उसी के हिसाब से, और इन हर प्रोटोकॉल को हमने समझना है, इस टीसीपी आईपी को हमने समझना है, हमने समझना है, और हमने देखना है इंडिविजुअली जाके कि कैसे काम कर रहा होता है, राइट? तो ये एक इसका स्केच है जिसके ऊपर ये चल रहा होता है। नेटवर्क एक्सेस बेसिकली एड्रेस रेजोल्यूशन के काम आता है। इस पे भी एक टॉपिक है आपका, पूरा एक डिटेल टॉपिक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्या करता है, आर्क के ऊपर, और ईथरनेट और डब्ल्यूलैन के ऊपर तो है ही पूरा मॉड्यूल ही। तो अब आ गया भाई स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम रुक जाते हैं और हम आप लोगों से सवाल ले लेते हैं। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम अब आ जाएंगे किसके ऊपर, ओएसआई रेफरेंस मॉडल पे आ जाएंगे फौरन। रेफरेंस मॉडल, हाँ जनाब, 2 स्लाइड्स के बाद ओएसआई रेफरेंस मॉडल आ जाएगा। So if there is any question, so you can ask me. अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा भाई, क्लियर है, ऑल गुड। आपकी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो आर्क कहलाता है भाई। सही है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये वो, अच्छा, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये भाई, कोई abc.com या कोई भी .com वल्लाह आलम जो इंटरनेट को संभाल ले। इंटरनेट को भी तो कोई संभाल रहा होगा, नहीं, ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो
स्टैंडर्ड्स भी देती हैं, आई ट्रिपल ई है जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आई ट्रिपल बड़ा मशहूर है। आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट असाइन नंबर्स और अथॉरिटी, और इंटरनेट द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, आईटीयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आई थिंक सो, और टीआईए टेलीकम्युनिकेशन कुछ करके है इसका। ये वो है जिसने आपको आज नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स और तमाम चीजें define- और आज तक ये लोग लगे हुए हैं, राइट। मतलब ये मुख्तलिफ देखना, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वेंडर न्यूट्रल है, कोई किसी के स्पेसिफिक वेंडर के ऊपर बात नहीं करते ये लोग, ये नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स देते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज के पीछे अगर ये देखें कि आई ट्रिपल ई के स्टैंडर्ड ये है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो समझ जाइए ये ओपन स्टैंडर्ड है। ये चीज क्या है, ओपन, ये कोई प्रोप्राइटरी नहीं किसी की, ये ओपन स्टैंडर्ड है, राइट। आई ट्रिपल ई बेसिकली प्रोटोकॉल्स में ज्यादा डील 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 करता है। तो ये एक हायरार्की है जो कि बनाई हुई है। इंटरनेट सोसाइटी एक बनी हुई है, आईएसओसी, और उसके अंडर में आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड आता है, जिसमें ये रीजन वाइज डिवाइड किया हुआ है, एरन एफ्रिक, बहुत सारे हैं जो कि 4-5 के हैं मेरे ख्याल में, जिनमें डिवाइड किया हुआ है, जिसके हिसाब से आईपी चल रही है वर्ल्ड वाइड। और फिर ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और आईआरटीएफ इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, और स्टीयरिंग ग्रुप आईईजीएसजी, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2, रिसर्च ग्रुप 1, रिसर्च ग्रुप 2, इन दोनों की मदद से IPv6 आया है, और भी बहुत सारी चीजें इन दोनों की मदद से आएंगे। IPv4 पे इन लोगों ने रिसर्च करी और फिर IPv6 को फॉर्म किया 2000 के अंदर, लेकिन अभी तक ये बेचारा फुल्ली डिप्लॉय नहीं हुआ। इसकी भी एक वजूहत है, तो वो हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे। आइए जी रेफरेंस मॉडल पे बात करते हैं। अब तक जो मैं आपसे बातें कर रहा था तमाम चीजें, TCP IP की, इसकी उसकी लेयर की, ये एप्लीकेशन लेयर है, ये फलाना है ढिमकाना है, इसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या, रेफरेंस मॉडल कैसे कहते हैं। अ नेटवर्किंग मॉडल इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क ऑपरेशन, द मॉडल इज नॉट द एक्चुअल नेटवर्क। बड़ी अच्छी बात कर दी भाई, कि ये क्या है, एक्चुअल नेटवर्क नहीं है। एक्चुअली देखें जो इसके स्टैंडर्ड्स भी दिए ना, आईएसओ का है वैसे, ये आईएसओ का ओ आईएसओ का ओएसआई है। आईएसओ क्या है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या उसने दिया है, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, सही है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रेफरेंस मॉडल है, वी अज्यूम दैट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में अगर आप देखें, एक्चुअल में मुझे एक अ, अ, जो आपका एक पीसी है, इस पीसी में क्या है, क्या क्या चीजें, मदरबोर्ड है, आईसीज लगी हैं, हार्ड डिस्क है, उसमें भी आईसी है या वो काम कर रहा है, मैकेनिकल पावर उनको, वो आपका जो बॉक्स होता है एसी पावर का, उससे मिल रही है, इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, कोई भी आप सर्किट बेस्ड चीज ले लें, चाहे वो अपना पीसी लें, लैपटॉप लें, मोबाइल लें, राउटर लें, स्विच लें, फायरवॉल लें, इसमें एक पीसीबी बोर्ड है, उसमें आईसीज लगी हैं, पोर्ट्स हैं, वॉट जो भी कुछ है, फंक्शन नेटवर्क का परफॉर्म कर रहे हैं। बैक एंड पे एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है। अब हमें दर्जा देना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग को या नेटवर्क्स को, एक इंजीनियरिंग का दर्जा देना था, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए गए, बिकॉज बेस इसकी देखें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है, कोई डिवाइस इसके बगैर काम कर ही नहीं सकती। लेकिन अब दर्जा देना था हमें एक इंजीनियरिंग का, तो हमने फिर उसके स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए। वी अज्यूम दैट एक एक आईएसओ स्टैंडर्ड जो कि बहुत मशहूर है, उसको हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। वी अज्यूम दैट कि डाटा ऐसे जाता है, भाई डाटा वैसे ही जाता है जैसे किसी और सर्किट बोर्ड के ऊपर जाता है, वही लॉजिक गेट्स लगते हैं, एंड और नॉट जो भी है, वही तमाम चीजें लगेंगी, सब कुछ वही होगा, सही है जी। सिग्नल की फॉर्म इख्तियार करेगा, वैसे ही जाना है, इलेक्ट्रिक उसको वैसे ही मिलनी है वोल्ट के अंदर, और वो फिर कन्वर्ट होनी है, और फिर आगे जिस जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वोल्ट वहां तक पहुंचने हैं। तो बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल और ये तो सारी बातें मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कर रहा हूँ। तो अब इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स कहाँ आया, तो ये स्टैंडर्ड्स आए कि हमने ये अज्यूम किया। मुझसे अगर आप बोले एक फिजिकल नेटवर्क पे, मुझसे ये बोलेंगे कि यार इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखाओ, मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई ये रहा। मुझे आप बोले इसके इलेक्ट्रिकल दिखाओ, इस कंपोनेंट की, राउटर की, स्विच की, पीसी की, लैपटॉप की, किसी, मैं आपको दिखा दूंगा भाई ये बैटरी लगी है मोबाइल में, या ये जो भी कुछ है, ये वायर है, ये मेरा पावर बॉक्स है, इससे मुझे मिलती है, इस पीसी को मिलती है, यहां से ये होता है काम। मुझसे अगर आप बोलेंगे मुझे डाटा का, नेटवर्क का, या ये एप्लीकेशन जो तुम इतनी बातें कर रहे हो रेफरेंस मॉडल की, ये मुझे दिखाओ फिजिकली, मैं आपको नहीं दिखा सकता।
बिकॉज वी अज्यूम दैट, और ये अजम्पशन इतनी परफेक्ट है कि इसी के ऊपर पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर्ड है, इसी के ऊपर पूरी दुनिया इंटरनेट काम कर रही है, इसी पे हम ट्रबल शूट करते हैं। ये रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक एक अजम्पशन एक निकाली कि तमाम को ये दे दिया जाए, तमाम जो नेटवर्क करेगा उसको ये चीज याद रखना जरूरी है, अदरवाइज वो कभी भी नेटवर्क को ना ट्रबल शूट कर पाएगा एरर को, अगर कोई चीज उसको डेवलप करनी है नेटवर्क में तो भी नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने चीजों को क्या किया, कैटेगरी वाइज कर दिया। तो ऐसी 7 लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर बनी, जिनमें है एप्लीकेशन, पहली लेयर, 7वीं लेयर बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। किस में चलती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। एप्लीकेशन 7th नंबर है, प्रेजेंटेशन 6 नंबर है, सेशन का 5 नंबर है, ट्रांसपोर्ट का 4 नंबर है, नेटवर्क लेयर 3 कहलाती है, डाटा लिंक लेयर 2 कहलाता है, फिजिकल लेयर 1 कहलाता है। राइट, हमेशा याद रखिएगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन 765, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा 432, फिजिकल 1। राइट, ये भी सवाल आता है सीसीएनए के अंदर इनके ऑर्डर के हवाले से और चीजों के हवाले से, बहुत ही खुश होगा, बहुत ही बचकाना चीज है, आप 2 मिनट में याद कर ले, कोई मसले की बात ही नहीं। अब इसको जी समझने की बात आती है, लोग कहते हैं कि बहुत ही को रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ, और हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बैचेस में ये कोशिश मेरी कामयाब रही है, लोगों की चीज समझ में आ जाती है। इंशाअल्लाह आपको भी ओएसआई रेफरेंस मॉडल पूरा का पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। देखिए जनाब, मैंने खोली एप्लीकेशन लेयर की बात करूं, 7वीं, सबसे पहले हम 7वीं, क्योंकि जब आप सेंडिंग करेंगे ना, आपका डाटा का फ्लो यूं होगा, आप एप्लीकेशन से यहां जा रहे होंगे फिजिकल की तरफ, और ऐसा ही है, मैं पीसी पे बैठा हूं, पीसी पे मैं एक्सेस कर रहा हूं, मैंने एक अदद विंडो खोली है, और अब मेरा डाटा फ्लो होके फिजिकल से बाहर निकलेगा ना, फिजिकल से मुराद ये वायर के ऊपर जाएगा। राइट, तो यहां से ये नीचे की तरफ जाके प्रोसेस होके और फिर ये निकल के जाता है, यानी कि सीपीयू में पहले प्रोसेस होता है, तमाम चीजें होती हैं, और फिर ये वायर की तरफ निकलता है, सिंपल इज दैट। तो डाटा का फ्लो कुछ ये होता है। तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैंने खोला, मुझे नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है। इस एप्लीकेशन का मतलब ये, हर वो एप्लीकेशन यहाँ पे ये लेयर एक्टिवेट हो जाती है जब कोई आप नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन खोले। तो मशहूर जमाना हम नेटवर्क के लिए क्या कम्युनिकेशन के एप्लीकेशन खोलते हैं, दैट इज ब्राउजर। हमें इंटरनेट के ऊपर जाना होता है, बहुत सारी है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारी है नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कराने के लिए एप्लीकेशन, मगर जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हम सबने यूज भी की भी होगी, वो है भाई मेरे ब्राउजर। मैंने एक अदद ब्राउजर खोला, एप्लीकेशन लेयर हो गई एक्टिवेट। क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। मैंने लिखा इसके ऊपर www.google.com। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, क्या होगा सिलसिला, प्रेजेंटेशन और सेशन दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी एप्लीकेशन खुलती है एप्लीकेशन लेयर एक्टिवेट हो जाती है, उसके अपने प्रोटोकॉल हैं, डीएनएस वॉट जो भी कुछ है, वो सारे काम उसके अंदर कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन क्या काम करता है? प्रेजेंटेशन ये काम करता है, बिल्कुल नाम से ही जाहिर है, ये देखेगा कि जो डाटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी डिवाइस वो प्रेजेंट करने के लायक भी है या नहीं है। राइट, यानी कि मैंने कर दिया www.google.com, गूगल की जो कोडिंग थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर, अब जब वो यहाँ आया मेरे पीसी पे, तो ये जो मैं खोल रहा हूँ, ये जो मैं खोल रहा हूँ भाई, मेरे पता नहीं क्या खुल जाता है ये गूगल, तो ये जी इस फॉन्ट में हो, ओ रेड कलर में, ऑरेंज कलर में हो, ये येलो में हो, ये जी छोटा स्मॉल बना हुआ ऐसे, और ये एल बना हुआ हो ग्रीन कलर में, और ये ई इसी इसी फॉन्ट, ये फॉर्मेट मेरे ब्राउजर पे सपोर्टेड भी है या नहीं है? वो एरर खैर अब तो नहीं आते, जमाने कदीम में जब हम यूज करते थे इंटरनेट, शुरू शुरू में जब आते थे कि भाई ये वीडियो फ्लैश प्लेयर आपका अपडेटेड नहीं है, ये वीडियो चल नहीं सकती, या गेम आप ये नहीं खेल सकते, मेरे पे आप अपना फ्लैश प्लेयर को अपडेट करें फिर आप ये गेम, वो मिनी क्लिप्स, मिनी गेम्स के नाम से था, मिनी क्लिप्स के नाम से था, तो उसके अंदर जो है आपकी ये चीजें आती हैं, एरर आता है, कुछ आता है, या आप अपने अडोब फ्लैश प्लेयर को जो है वो अडोब रीडर को आप अपडेट करें, या ये पिक्चर हम नहीं दिखा सकते इसकी फॉर्मेट। पहले जमाने में बहुत, एक तो बैंडविड्थ भी कम होती थी, और इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना शानदार ब्राउजर था, खैर उस जमाने के हिसाब से बहुत शानदार ब्राउजर था, तो उसमें यही था सिलसिला कि बहुत सारी चीजें वो लोड नहीं कर पाता था। उसकी कुछ वजूहात थी, 2 वजूहात थी कि एक तो आपका ब्राउजर अपडेट नहीं है, पहली बात। तो ब्राउजर अपडेट का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्राउजर के पास वो कोडिंग ही नहीं है, वो कोड ही नहीं है कि वो जो कोड को पढ़ सके और आपको रिप्रेजेंट कर सके, प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेशन। तो जेनेरिक इंक्रिप्शन ये चेक क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ये चेक करता है कि जो डाटा आपने रिक्वेस्ट करा है इधर आपकी डिवाइस पे वो प्रेजेंटेबल भी है या नहीं है।
एप्लीकेशन लेयर एक्टिवेट हुई जब आपने एप्लीकेशन खोली, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब, तो ये लम्हे के अंदर, नैनो नैनो के अंदर, बल्कि मैं कहता हूँ पीटा जीटा सेकंड्स के अंदर जाके चेक करेगा कोड को, और फिर फौरन इसको देखेगा कि यार ये है कि नहीं है। सेशन, ये डाटा के सेशन बनाता है। ये जो इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये जो मैं यहाँ पे मैंने एक एंटर किया, सेशन बना डाटा का, डाटा आ गया, अब ये आइडल हो गया, ये डिस्कनेक्ट भी हो गया होगा। तो सेशन का बनना, सेशन का मेंटेन रहना, और सेशन डाटा, डाटा के सेशन का बनना, डाटा के सेशन का मेंटेन रहना, और डाटा के सेशन को टर्मिनेट करना। कब टर्मिनेट करना? मैं इतनी देर से आइडल हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, ना मैं गूगल पे कुछ लिख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, तो ये चला गया होगा, छोड़ दिया होगा इसने। अब मैं दोबारा जब लिखूंगा, एंटर करूंगा, फिर सेशन बना लेगा, उसको मेंटेन रखेगा जब तक पूरा लोड नहीं हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये इस तरह से चंक्स में चला होता है, ताकि बैंडविड्थ हम मैक्सिमम को यूटिलाइज कर सकें। सेशंस हमारे इस हिसाब से चलते हैं, यहां से लेके यहां तक। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं भाईजान पी और डी और यू, आगे आएगी अभी थोड़ी देर में। प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या है? मेरा डाटा है, आगे चल के इसको देख लेंगे। खैर, ये हो गया भाई, सेशन हो गया, तमाम चीजें सेटल डाउन हो गई। अब आ गए नीचे, ये आपने लिखा, एंटर किया, जैसे ही नीचे जैसे ही अब आएगा डाटा, एक और हेडर लगेगा इसके ऊपर। ये कुछ इस तरह से चल रहा है। चले मैं आपको एक और चीज से बता देता हूँ ये चल कैसे रहा है। अरे भाई क्या हो गया, PAINT, ये कुछ ऐसे चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म में खोल लेते हैं इसको। ये रहा भाई मेरा डाटा, याद में डाटा फॉर्म करा है, ये एक्चुअल डाटा, एप्लीकेशन के ऊपर क्या डील हो रहा होता है, डाटा। अब ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ये क्या फॉर्म किया, डाटा फॉर्म किया आपने एक्चुअली, आप चाहते क्या है वो। अब लगेगा इसके ऊपर क्या, एक और हमारा पोर्ट्स, यानी कि एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, ऐसे ही एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा। अभी बताता हूं, इनको फिल इन करता हूं। एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा। तो क्या लगेगा भाई, फॉन्ट नहीं आ रहा, 22 में इसको 12 कर लो। ओके, क्या लगेगा भाई, भाई ये लगेगा कि अब यहाँ पे लगेगा सोर्स पोर्ट, पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट की असाइनमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है। भाई ये लॉजिकल पोर्ट क्या होती है, ये हर पीसी अपनी कम्युनिकेशन में ट्रैक करने के लिए आईपी के बाद एक लॉजिकल पोर्ट लगाता है। देखें, ये जो मैंने भी आपसे बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ मैंने गूगल खोला है और यहाँ मैंने व्यू खोला है, www.view.edu.pk, एक साथ खोला है, और यहाँ पे भी इसको मैं इसी वक्त एंटर कर दूं, तब भी ये अगर एक साथ डाटा आ रहा है, तब भी भाई मेरे, तब भी जो है ना, एक साथ डाटा अगर आ रहा है, तब भी क्या होगा, इसका डाटा यहीं गूगल पे उतरना है, इसका डाटा यहीं इधर आना है, व्यू में आना है। कभी ये व्यू का डाटा इधर गूगल में नहीं आएगा। क्यों? ये ट्रैक होती है किससे? आपके पोर्ट नंबर से। यानी कि आईपी तो सेम है, मगर इंडिविजुअल एक लॉजिकल पोर्ट नंबर असाइंड होती है मेरे हर एक कम्युनिकेशन को। तो ये देखिए, अगर आप, मैंने अपने पीसी के ऊपर कमांड चलाई, नेट स्टेट, बस नेट स्टेट लिख के टैब दबा, तो मेरी आईपी के आगे, हर एक के आगे देखें इंडिविजुअल पोर्ट नंबर है, स्टेब्लिश ये कनेक्शन, और ये तमाम चीजें मुझे बता रहा है। मैंने आपको लाइव भी करके दिखा दिया। ये क्या है, नेट स्टेट। ये कमांड अगर आप अपने भी कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे, तो वो आपको स्टेब्लिश्ड कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के बता देगा, कितने स्टेब्लिश्ड है, कितने टाइम वेट के अंदर पड़े हुए, क्या है क्या नहीं है, सब सब चीजें। राइट। तो ये देखिए, आपकी आईपी तो वही रहती है, मगर ये इंडिविजुअल पोर्ट नंबर से क्या है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहा होता है। ये पोर्ट नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, लॉजिकल को हटा के। खैर, तो ये चीज, और रिलायबल और अनरिलायबल का डिसीजन होता है। अब ये रिलायबल और अनरिलायबल हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम हो रहा होता है। सही। तो आपके यहाँ पे क्या लगा, सोर्स पोर्ट लगी और डेस्टिनेशन पोर्ट लगी, कि भाई जाना कहाँ चाहते हो। सोर्स पोर्ट तो रैंडम होगी आपके पीसी की, लेकिन अगर आप HTTP यूज करें तो पोर्ट 80 लग जाएगी डेस्टिनेशन में।
क्योंकि वेब के लिए मुख्तस है। 1024 पोर्ट फिक्स कर दी गई हैं सर्विसेज के हवाले से। 1024 दुनिया इंटरनेट के ऊपर 1024 पोर्ट्स को फिक्स कर दिया गया है सर्विसेज के हवाले से। वो पोर्ट नंबर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपको कुछ याद होनी चाहिए। 21, 22 एफटीपी, एफटीपी सेंड डाटा, ये सब चीजों की। एसएमटीपी की 25 है, और एच टी टी पी की 80 है, एच टी पी एस की 443 है। तो ये वो पोर्ट्स है। अब जो हम यूज कर रहे होते हैं वो डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर लग जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा google.com, पीछे क्या लिखा है HTTPS। ये ट्रांसपोर्ट लेने डिसाइड कर लिया कि ये क्या है भाई, मेरे HTTPS का प्रोटोकॉल है, तो फौरन वो पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा, वो लगा देगा 443। भाई तो पोर्ट नंबर के हिसाब से काम काम चल रहा होता है। इसके बाद भाई ये नीचे मूव करता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो ये आता है सोर्स आईपी। सोर्स की आईपी लगेगी, भाई मेरी आईपी लगेगी, और डेस्टिनेशन आईपी गूगल की आईपी लगेगी। हम तो लिख रहे हैं गूगल, लेकिन पहले का क्या कॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही डीएनएस का प्रोटोकॉल है। उसका काम ही यही है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस, नेम टू आईपी कन्वर्ट करके लेकर आएगा। कंप्यूटर नहीं जानता ये गूगल, GOOGLE, गूगल डॉट नहीं जानता, कॉम नहीं जानता, www नहीं जानता। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, कंप्यूटर सिर्फ जानता है 0 और 1। कंप्यूटर को उससे आसान, मतलब एक स्टेप पीछे आ जाए तो आईपी, कंप्यूटर फिर भी आईपी, आईपी को भी वो कन्वर्ट करता है 0 1, फिर आगे डाटा फॉर्म में भेजता है, मगर फिर भी आईपी उसके लिए थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेबल है। तो डीएनएस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये नेम टू आईपी रिजॉल्व करके लेकर आता है। ये देखेगा फौरन ये भाई गूगल की आईपी क्या है फिलहाल। आइए देखते हैं कैसे देखता है। हम अगर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं और हम लिखे ns lookup, आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखा www.google.com, तो ये कह रहा है कि एड्रेस डीएनएस गूगल है। रिक्वेस्ट पहला टाइम आउट हो गया। फिलहाल जो इसकी आईपी है, IPv6 की आईपी उठा के लिया है कि ये इसकी आईपी है। एक 4 की भी लाया है कि 142.250.181.164, ये वो आईपी है जो कि ये चल रहा होता है। सही है, तो ये क्या है आपका, ये चीजें आपकी चल रही होती हैं। 53 क्या लिख दिया भाई आपने, एहसन अमीन। सही भाई मेरे। तो ये हमारे इसके ऊपर लेकर आ रहे होते हैं। खैर, तो ये आईपी का नेटवर्क, यानी कि सोर्स आईपी लगना। हाँ, डीएचसीपी की पोर्ट नंबर 53 होती है। डीएचसीपी दो पोर्ट्स को यूज करता है। मेरे ख्याल में 52 53 है, 53 54 है, इसमें से कोई इस तरह का है। ओके, सो नेटवर्क के ऊपर सोर्स आईपी लगेगी और डेस्टिनेशन आईपी लगेगी। यही थी, ये कहाँ जाना है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या है, ये लोकल। अब वो नेटवर्क की बात आ गई ना, गूगल, मैं गूगल जा रहा हूँ। अबे जा तो मैं कैसे रहा हूँ, गूगल यहाँ मेरे पास थोड़ी रखा है। ये ट्रेवल तो यहाँ लोकल ही होना है। तो ये एनआईसी टू एनआईसी बातचीत की डाटा लिंक लेयर करती है लोकल नेटवर्क के अंदर। देखें, अब आपको वो बात समझ में आएगी जो मैं आपसे कह रहा था। मेरा तो मकसद है लिखना कि भाई, अब गूगल का सर्वर व्यू के इस प्रेमिसेस में थोड़ी रखा है। गूगल का सर्वर पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, एशिया के अंदर किस रीजन में रखा हुआ है, कहाँ, या यूएस से आ रहा है, जो भी कुछ है। मैंने तो सिर्फ उसका एड्रेस दे दी, तो आईपी चेंज नहीं होती। थ्रू आउट कम्युनिकेशन क्या चीज चेंज नहीं होती, आईपी चेंज नहीं होती। तो ये फिजिकली भी मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आपने अपने घर में लिखा एक अदद लिफाफे में एक खत, खत में आपने लिखा सेंडर अपना एड्रेस और रिसीवर फ्रॉम, फ्रॉम और टू आपने लिख दिया। फिजिकल लोकेशन आपने अपने घर में लिखा है, ये बैठ के तमाम चीजें लगा, क्या ये पहुंच जाएगा? नहीं भाई, आपको इसकी फिजिकल लोकेशन चेंज करना पड़ेगी। अपने घर से निकल के इस लिफाफे को टीसीएस तक पहुंचाना होगा, या पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना होगा। वो पोस्ट ऑफिस एड्रेस देखेगा, विद इन द सिटी है, इंटर सिटी है, या फिर क्या है, आउटसाइड कंट्री है। उसी हिसाब से उसके ऊपर एक मोहर लगा के, अब वो उसके ऊपर एक मोहर लगाता है अपनी, कि जी मेरे पास से ये निकला। और अब मैं इसको, उस मोहर का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, वो अपना कोड डालता है अपने पोस्ट ऑफिस का, और नीचे वो कोड डालता है जहां भेज रहा हूं। तो वो चला जाता है, सपोज कर लें कराची में सदर जीपीओ, मैंने हैदरी जीपीओ में दिया, और फिर वो चला गया सदर जीपीओ। अब जब सदर जीपीओ गया वहां पे भी, अब वो देखते हैं कहाँ पहुंचाना है, उसी हिसाब से फिर वो उसके ऊपर मोड़ लगा के उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इस पूरी
जो मैंने आपको ये एक कथा सुनाई, इसमें मेरे भाई क्या है कि फिजिकल लोकेशन पैकेट की कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मगर क्या जो लिफाफे के ऊपर मैंने एड्रेस लिख के दिया था, सोर्स और डेस्टिनेशन, वो किसी ने काटा या वो चेंज किया, वो चेंज कर देगा, कम्युनिकेशन ही फ्लॉप हो जाएगी। मैं फहद वसीम किसी काशिफ हुसैन को लेटर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल, ओके, अगर ये किसी ने चेंज कर दिया फहद वसीम और काशिफ हुसैन तो क्या, मगर फिजिकल लोकेशन के रेफरेंसेस डलते हैं लिफाफे के ऊपर। ऐसे ही यहां पर मेरी आईपी है, बिल्कुल सही है, आईपी है, होनी चाहिए, नेटवर्क के ऊपर काम करती है, और मैं बात कर रहा हूं गूगल से किसी और नेटवर्क के ऊपर, कहीं और रखा हुआ है, लेकिन जो डाटा फ्लो करेगा वो लोकल डिवाइसेस के ऊपर से होता हुआ जाएगा, मेरे पीसी से निकलेगा स्विच पे, तो यहां डाटा लिंक लेयर काम आती है। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, फिजिकल एड्रेस एनआईसी टू एनआईसी की कम्युनिकेशन अपने पास जोड़ जोड़ के रखता है, अपने पास रोक कर अपने पास फेच करता है और फिर उसके ऊपर भेजता है। ये एक अलग बात है कि इसकी दो सब लेयर होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको टॉपिक को थोड़ा सा कवर भी, इसकी दो सब लेयर होती है, एक एलएलसी और एक मैक, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिक लिंक कंट्रोल आईपी के बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर रही होती है, मतलब कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है आईपी की, कुछ चीजों के लिए मैक को फेच करके लेकर आने के लिए आईपी की डिपेंडेंसी है, तो वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। मगर ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि एक कम्युनिकेशन गवर्न करने के लिए थ्रू आउट आईपी कभी भी चेंज नहीं होती, अगर कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस कभी भी चेंज, आईपी लॉजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस जो होता है एनआईसी के ऊपर फिजिकल एड्रेस होता है, उस पर डाटा लिंक लेयर डील करता है, ओके, उस पर कौन डील कर रहा होता है, डाटा लिंक लेयर डील कर रहा होता है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर जी फिजिकल पे तो सिग्नल की फॉर्म में इख्तियार करेगा डाटा, और वायर के ऊपर या वायरलेस चैनल के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा, फिजिकल लेयर का ये काम। तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिकेशन गवर्न, थ्रू विच एक आप तो एक एंटर कर देते हैं, लेकिन ये वो सारे काम है जो कि होते हैं बैकएंड पे एक चंक के साथ, पूरे डाटा के साथ नहीं, एक चंक के साथ यही काम रिपीट होगा, दूसरे चंक के साथ यही काम रिपीट होगा, तीसरे चंक के साथ यही काम रिपीट होगा, और ये सब इतना फास्ट होता है कि पलक झपकते कि हमें पीको सेकंड के अंदर आई थिंक सो कि ये पता भी नहीं चलता, राइट। तो ये चीजें हमारी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की होती है। या बराबर में दिया हुआ ट्रांस टीसीपी आईपी मॉडल एक सा ही है, जैसा ये है वैसा ही यही है, बस क्या फर्क, थोड़ा सा मैंने फर्क ये कर दिया, इंटरनेट आ गया, लोकल एरिया अब नहीं है, तो मर्ज कर दो लेयर्स को। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती थी, यहाँ 4 होती हैं, 4 3 2 1 इस तरह से चलता है, यहाँ पे इस तरह से हिसाब किताब चल रहा होता है। तो हम क्या, लेकिन याद रखिएगा लेयर 3 और लेयर 2 ओएसआई रेफरेंस मॉडल का ही रेफर किया जाता है। मैं कहूं लेयर 3 की डिवाइस, इसका मतलब है नेटवर्क लेयर की डिवाइस, मैं कहूं लेयर 2 की डिवाइस, इसका मतलब है डेटा लिंक लेयर की डिवाइस। डेटा लिंक लेयर की डिवाइस स्विच है, हब था, स्विच है, नेटवर्क लेयर की डिवाइस फायरवॉल, राउटर, ये सब L3 डिवाइसेस हैं, राइट। L3 के स्विचेस भी आते हैं, ऐसे स्विच जो कि मल्टीपर्पज, यानी उनको हम कहते हैं कि वो राउटिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि वो कोई काम जो कि नेटवर्क लेयर पे होता हो, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, ऐसे वैसे महंगे होते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं L3 के स्विच, यानी कि L3 स्विच, बकायदा लगाते हैं उनके साथ L3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच, यानी कि दोनों लेयर्स के ऊपर काम करेंगे। ये इसकी रेफर नहीं होती L3 और L2, इसका रेफर होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। इसमें मर्ज कर दिया गया और लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को एप्लीकेशन ही सिर्फ बुलाते हैं, ओके। तो वो कहते हैं कि ये सब चीजें इसी के अंदर है, एप्लीकेशन ही है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ही रही, नेटवर्क यहाँ पे एक ही टाइप का होता है, तो सिर्फ नेटवर्क एक ही है, लोकल एरिया वैन इंटरनेट, क्योंकि टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल बने ही इंटरनेट के लिए था, ओके। तो ये इंटरनेट, और यहाँ पर ये नेटवर्क एक्सेस फिजिकल, ये क्यों काम आते, क्या है वजह, वजह ये मुझे एरर आ रहा है तो मैं बता सकूं कि एरर आ कहाँ रहा है। क्लाइंट तो बोल देगा, क्लाइंट तो बड़ा खूबसूरत होता है जो आपका होता है, वो बेचारा वो मासूम भी होता है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बोल दे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। अब आप आके देखेंगे ना क्या प्रॉब्लम है, तो आप डिटेक्ट करेंगे चीजों को, तो उसमें आप लेयर वाइज डिटेक्ट करेंगे, क्या यार, ये तो नहीं कि पिंग चला के देखा, सपोज मैंने कहा पिंग चला के देखा, मैंने कहा एक बंदा आया कह रहा है मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, मैंने कहा जो सीएमडी, मैंने कहा जी पिंग, एक 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 तरकीब बता रहा हूँ, 8.8.8.8 गूगल का डीएनएस है, यार यहाँ तो रिप्लाई आ रहा है, यानी कि इंटरनेट तो चल रहा है। अच्छा भाई, तुम्हें कैसे पता कि इंटरनेट चल रहा है, अब वो ब्राउजर पे जाएगा,
और जाके बोलेगा ये मैं www.zameen.com खोलना था, नहीं खुल रही। बहुत सारी वजूहत हैं। फायरवॉल से ब्लॉक हुई हुई है, तुम्हारा डीएनएस सही नहीं है पीसी पे। अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप आ गए, आपने कहा डीएनएस सही नहीं है। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि पिंग नेटवर्क लेयर तक बिल्कुल सही है चीजें। पिंग में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं लगती, कोई वो नहीं होता इसके अंदर, पोर्ट नंबर नहीं होता। पिंग सबसे लोएस्ट वो है। एक कम्युनिकेशन कराने के लिए इन दो लेयर्स का बहुत होना जरूरी है। इन दो लेयर्स का मिनिमम लेवल पे पिंग, जैसे सबसे छोटी कम्युनिकेशन पिंग की होती है। पैकेट इंटरनेट ग्रुपर सर्विसेज कहलाती है, आईसीएमपी के अंदर आता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल की यूटिलिटी है पिंग। ये पिंग इन दो के ऊपर कम्युनिकेट कर जाती है, सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन है। यानी कि एक आईपी हो और बस मैक हो, वो कम्युनिकेट कर जाए। तो हमें कहते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, इसकी वजह से हमें कहते हैं कि इन दो के बगैर मिनिमम आपको जो चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, वो एक आईपी और एक अदद मैक एड्रेस चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर की मतलब पोर्ट नंबर ना भी हो तो कम्युनिकेशन ये पिंग जैसे हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की रिक्वायरमेंट है तो लाजमी ट्रांसपोर्ट लेयर उसके अंदर चलेगी। मगर एक छोटी से छोटी भी कम्युनिकेशन जो हम चला सकते हैं वो पिंग है, और पिंग इन दो के ऊपर चल जाती है। राइट, यानी कि नेटवर्क और डाटा लिंक। तो ये सारी चीजों को चेक करके और फिर हम उसी हिसाब से, अच्छा चलो ये भी दे, अगर आईपी गलत, नेटवर्क का एरर इसलिए नहीं है, नेटवर्क का क्योंकि आईपी से पिंग आ रहा है 8.8 को, इसलिए नहीं है। सही है, पिंग ये प्रॉपर कर रहा है। डाटा लिंक, ये जो एरर आए यहाँ कहीं है 3, इसका डीएनएस सही नहीं है, इसका कुछ और मसला है, देखते चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, या फिर फायरवॉल से ब्लॉक है। ये आपको ट्रबल शूटिंग में भी बड़ा काम देती है। बट तो ये चीज, और एक एरर, अब एक बंदा कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हमने पिंग किया, पिंग का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। अब हम फिजिकल पे आएंगे सबसे पहले। भाई कनेक्टर चेक करो, कनेक्शन स्टेब्लिश है, यहाँ लिमिटेड का निशान आ रहा है, यहाँ से खराब हुआ है, सिर्फ से खराब हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम देखते हैं, फिर फिजिकल पे बात कर रहे हैं। अब देखा जी, मैं मैक एड्रेस तो अमूमन सही होता है, या मैक एड्रेस स्विच कोई माल फंक्शनिंग कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, किसी वजह से क्या हो रहा है, तो उसको हम फिर सॉर्ट आउट करके चीजों को चल। तो ये लेयर्स थी तभी हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, चीजों को लेके चल सके और ट्रबल शूट कर सके। डिजाइनिंग में भी ऐसे ही काम आती है। राइट, इंटरनेट के ऊपर जाहिर सी बात है इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, तो इसलिए इन लेयर्स को श्रिंक कर दिया गया। राइट, बस ये है, और कोई काम नहीं है। और these are the benefit of using layered model, assist in protocol design because protocol that operate at a specific layer, blah blah. Foster competition because product from different vendors can work together. ये भी एक है कि आपको foster competition, एक healthy competition दिया कि जो different vendors की प्रोडक्ट है वो एक ही उसके ऊपर काम कर सके। इस स्टैंडर्ड को हर कोई फॉलो करता है, चाहे कोई भी चीज वो बनाए, कोई डिवाइस बनाए, कुछ भी करे, इस स्टैंडर्ड को वो फॉलो करेगा। कोई अलग से चीज नहीं लेकर आ जाएगा कि ये कर लो। प्रिवेंट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी चेंजेस इन वन लेयर फ्रॉम अफेक्टिंग अदर लेयर्स अबव द अबव एंड बिलो। कोई भी टेक्नोलॉजी और कुछ हो रहा है तो वो उसी के हिसाब से उसको चेंज कर लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसको अपडेट कर लेता है, कि ऊपर नीचे की लेयर्स को छेड़े बगैर चीजों को सेटल डाउन कर देता है। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ मैं ये नेटवर्क पे अपडेट कर रहा हूँ तो डेटा लिंक और ट्रांसपोर्ट नहीं छेड़ेंगे। मुझे नाम मिले ना, तभी तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ, ये नाम इसीलिए है। ये मैंने वैसे बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। और आपकी जो वो है, आपके जो पोर्टल के ऊपर जो पूरा कंटेंट है उसके ऊपर भी ये पिक्चर, ये इनकी छोटे छोटे डेफिनेशन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी रखी हुई है। आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, इन सारों के एक एक तमाम फंक्शंस ऑलमोस्ट बता दिए। बाकी हम इन लेयर्स को, आई एम सॉरी, हम इन लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वक्तों में। एक एक लेयर के ऊपर एक एक चैप्टर है, फिजिकल से स्टार्ट लेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लेकिन फिजिकल से पहले मैं आईपी पढ़ा दूंगा। अब जब अगला सेशन होगा, अगला टॉपिक आपका फिजिकल लेयर ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले आईपी पढ़ लेंगे ताकि हमारी लैब साथ साथ चलती रहे, वरना लैब एक जगह स्टक हो जाएगी और फिर ये थ्योरी थ्योरी हम चलाते रहेंगे। राइट, तो ये सब चीजें हमने कर ली है। डाटा एनकैप्सुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। सेगमेंटेशन ऑफ डाटा, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ प्रोसेस इज ब्रेकिंग ऑफ मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एक बड़े मैसेज को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर ब्रेक करना सेगमेंटेशन कहलाता है, जानते हैं ये सारे। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ सेगमेंटेड डाटा एंड इंटर लीविंग देम टुगेदर। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का डाटा फ्लो कर रहा है। अभी मेरी वॉइस भी जा रही है, मेरी वीडियो भी जा रही है, मेरी स्लाइड्स के भी डाटा आप तक पहुंच रहा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इसको कहते हैं कि मल्टीपल स्ट्रीम्स के डाटा को एक साथ भेजे।
ये डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं भाई अभी इस वक्त इसी टाइप का डाटा जाएगा, बाकी और कोई डाटा नहीं जाएगा। तो एक वक्त में मल्टीपल टाइप के डाटा कन्वर्ज होकर जाना, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना, तो ये वजह यही हुई कि अगर बड़ा डाटा होता, एग्जाम्पल बहुत बड़ा डाटा है, एग्जाम्पल वॉइस, सिर्फ वॉइस भेज रहा है, अब वॉइस का एक चल ही चला जा रहा है कंटिन्यूस डाटा का। चलो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मैंने अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मैंने वो भेजी, अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही जाए चले जा रही है और कुछ नहीं जा रहा। तो अगर मैं लाइव कुछ कर रहा हूँ या मैंने पीछे को डाउनलोडिंग लगाई हुई, तो वो डाउनलोड पे ही फोकस कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ये काम ना गलत था। तो कहा हर एक टाइप के डाटा को एट अ टाइम हमें क्या करना है, एंटरटेन करना है, ताकि चीजें क्या हो, स्मूथ चले, अगले को पता भी ना चले। सेगमेंटिंग मैसेज हैज टू प्राइमरी बेनिफिट, इंक्रीज स्पीड, एक तो स्पीड बढ़ा देता है सेगमेंटेशन, दूसरा इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को भी आपके क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये होता है कि जी सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 लगा दी, एक आपने लिखा था www.google.com, ये इतने सारे चंक्स बन गए। अब ये 1 2 3 ये सब पे नंबर लगते चले जा रहे हैं, और ये रिसीविंग डिवाइस अपने पास फिर इन नंबरों को रीअसेंबल करती है, एक बार दिखाने से पहले, आपको शो करने से पहले इसको क्या करेगी, रीअसेंबलिंग भी करेगी, राइट, उसके बाद ही ये आपको दिखाएगी। तो ये जो प्रोसेस मैं भी आपको थोड़ा पीडीयू जो मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, तो बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन तक जो हमारा, जो हम फॉर्म कर रहे हैं, ये सब प्रेजेंट होगा नहीं होगा, ब्राउजर खोला, गूगल लिखा, फॉर्म, ये सब चीजें डाटा कहलाती हैं। डाटा फॉर्म हो रहा है, डाटा। पीडीयू क्या है, डाटा। पीडीयू क्या है भाई, भाई तुम कहाँ चले जाते हो, ये था। आखिर में हमारे पास क्या लगता है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन का मैक। ये बहुत छोटा सा मैंने एक पैकेट का फॉर्मेट बनाया आपको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन, और फिर ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस का होना, तो ये है। जब डाटा के ऊपर ये दो इंफॉर्मेशन लगी, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, कहाँ चले गए भाई आप, शेप्स, ये जब डाटा के ऊपर ये दो इंफॉर्मेशन लगी, तो ये क्या हो गया, ये ये बन गया सेगमेंट। क्या बन गया, सेगमेंट, यानी कि सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। और जब मेरे भाई इसके ऊपर लगी क्या, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, तो ये बन गया पैकेट। अरे यार गलत मार्क कर दिया, यहाँ पे आना था, ये अंदर वाला यहाँ पे आना था। तो ये क्या बन गया, पैकेट बन गया। इसको कलर चेंज कर देते हैं यार, वहां पे चेंज हो गया। और जनाब ये जब इसके ऊपर ये सब हो गया, डाटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन लगी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रेम। इसे हम क्या कहते हैं, कि क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है। तो हर एक लेयर के ऐड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड होने की वजह से उसके एक अलग फॉर्मेशन हो जाती है, डाटा के साथ ये इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होती चली जाती है, और फिर उसका नाम चेंज होता चला जाता है, राइट। हम इसको देखते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। में देखें डाटा है, डाटा है, इसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं आप, किसके अंदर, मजीद इंफॉर्मेशन के साथ उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, फिर फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन लगती है, फिर तो ये लेयर डाउन होता चला जाता है और इनकैप्सुलेट होता चला जाता है, राइट। आखिर में बिट्स की फॉर्म में जाकर ट्रैवल करता है। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जैसे कि ये यूजर डाटा, टीसीपी सेगमेंट, आईपी पैकेट, इथरनेट फ्रेम, जब ये बन गया और ये यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, रिसीविंग एंड पे ये क्या कहलाएगा, डीकैप्सुलेशन कहलाएगी। रिसीविंग एंड पे डिकैप्सुलेशन जब भी हो तो याद रखिएगा वो 1 से 7 तक जाती है, क्योंकि रिसीविंग एंड पे मिली कहाँ है, वायर के ऊपर मिली है। और वायर्स में रिसीव बिट फ्रेम, रिसीव्ड एज बिट्स करने के बाद इसने फ्रेम डाटा लिंक लेयर के ऊपर आया, फ्रेम पढ़ा, मैक एड्रेस पढ़ा, अच्छा भी इस मैक से है, वहां उसको भेज दिया। उसके बाद फिर पैकेट आया, इस आईपी से है, उस पर्टिकुलर आईपी तक पहुंचाने की कोशिश करी। फिर जी मजीद जब आईपी के फाइनल पहुंच जाएगा, आईपी से उस पीसी पे, तो सेगमेंट लेयर पे देखा जाता है कि जी किस विंडो से, किस प्रोसेस से निकल के आया था, तो वो सेगमेंट के ऊपर वहां उस में भेज देता है, और आखिर में आपका डाटा आपको दिख जाता है। ये है आपका डीकैप्सुलेशन। तो सेंडर के एंड पे हमेशा क्या होती है, इनकैप्सुलेशन। रिसीविंग एंड पे क्या होती है, हमेशा डीकैप्सुलेशन। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। और डाटा एक्सेस की हमारे पास कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो, कि हर लेयर पे जो है कुछ अपने अपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। तो बोथ द डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर आर एड्रेसिंग टू डिलीवर डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। दोनों के एड्रेसेस हमें रिक्वायर होते हैं लाजमी, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल के, ओ डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के डाटा को डिलीवर करने के लिए। तो नेटवर्क लेयर
source and destination address responsible for delivering the IP packet from original source to the final destination. बड़ी अच्छी बात. फहद वसीम काशिफ हुसैन, फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? काशिफ हुसैन. एग्जाम्पल है ये. बीच में जितनी डिवाइसेस आएंगी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी. ओके. तो ये मेरा पीसी और गूगल, गूगल फाइनल डेस्टिनेशन. जब तक गूगल तक नहीं पहुंच जाएगा, बीच में जितनी भी राउटर्स आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थे. तो यहां से लेके वहां तक की कम्युनिकेशन, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आईपी की होती है. ये थ्रू आउट कम्युनिकेशन चेंज नहीं होता. डाटा लिंक लेयर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, ये क्या करता है? इसको भाई मैं बंद कर देता हूँ. ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डाटा लिंक फ्रेम फ्रॉम वन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू अनदर. इस पीसी से निकला स्विच पे गया, स्विच से निकला किसी और स्विच पे गया, हो सकता है, या फिर मल्टीपल और स्विचेस के ऊपर गया, या नहीं नहीं, स्विच से निकल के राउटर की पोर्ट पे गया, वहां से निकल के आगे किसी और राउटर पे गया. अभी हम देखते हैं इसको. तो फिजिकल में बेसिकली क्या होता है? फिजिकल लेयर पे टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स होती है. डाटा यानी कि सिग्नल, सिग्नल का काम हो रहा होता है. डाटा लिंक लेयर, डेस्टिनेशन एंड सोर्स फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, बर्न्ड आउट एड्रेस, बहुत सारे नाम है इसके. फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, बर्न्ड एड्रेस. नेटवर्क पे डेस्टिनेशन एंड सोर्स लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी. ट्रांसपोर्ट पे डेस्टिनेशन एंड सोर्स पोर्ट्स नंबर. ये इसके क्या है? एड्रेसिंग स्कीम है. अपर लेयर पे इनकोडेड एप्लीकेशन का डाटा, जो कि मैंने आपको समझाया. google.com, पोर्ट लगेगी, सोर्स डेस्टिनेशन, फिर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, फिर सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, फिर वो टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन बिट में चले जाएगा. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं. रिसीविंग एंड पे ये डीकैप्सुलेशन कहलाएगा. सो व्हेन डिवाइस आर ऑन द सेम नेटवर्क तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा. डेस्टिनेशन का मैक लग गया. सबसे पहले तो डाटा बना, डाटा के बाद उसकी नेटवर्क लेकर आईपी हेडर लग गया. अब उसने रैंडम पोर्ट जनरेट करी है, या ये वेब सर्वर है जिसको वो या एफटीपी का सर्वर है, तो इसने तो एक रैंडम पोर्ट अपनी, सॉरी, यहाँ पे इसने सोर्स पोर्ट 1110 इसने लगा ली, अपनी एक रैंडम पोर्ट लगा ली. और उसके बाद होस्ट के लिए इसने 9 पोर्ट, एक होस्ट 9 पोर्ट है, पोर्ट नहीं बल्कि सॉरी, ये नेटवर्क लेयर का, आई एम सॉरी, ये आईपी लग रही. तो आपको ये बता रहा है कि डेस्टिनेशन और आईपी में भी दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क का पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन. ये पूरा एक नेटवर्क है. आह, ये पूरा का पूरा क्या है? एक नेटवर्क है. आगे नहीं मार्क कर रहा, ये एक नेटवर्क नहीं है. ये बीच में तो एक नेटवर्क है, मगर राउटर के यहां से लेके यहां तक ये एक ही नेटवर्क चल रहा है. फिर ये एक नेटवर्क है अलग, ये एक नेटवर्क है अलग, और ये एक नेटवर्क है अलग. इस तरह से है. राइट. तो ये एक पूरा एक ही नेटवर्क है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क की बिट सेम है, 192.168.1. यहां तक जो है ना, वो एक ही चीज है. इस यही बता रहा है कि ये नेटवर्क एक है. तो इसी से ये पकड़ लेता है कि नेटवर्क एक है. तो फिर ये राउटर की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये स्विच ही डिसीजन ले लेगा और इसको फॉरवर्ड कर देगा इसके मैक एड्रेस के ऊपर. यानी कि वो क्या करेगा? होस्ट की आईपी ये लगी, एक होस्ट इस नेटवर्क पे ये था, एक होस्ट इस नेटवर्क पे ये था. तो उसने कहा जी सोर्स पे ये 110 लग रही है, और होस्ट किस डेस्टिनेशन पे जाना है? 9 पे जाना है, इस पे जाना है. राइट. तो यहां से डाटा ट्रेवल होके यहां आएगा. अब ये पहले, मैं ये जो स्विच है, इसका मैक एड्रेस कॉल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ आईपी. ये कैसे करेगा ये हम आर्प में पढ़ेंगे. तो इसका देखें, फिर मैक एड्रेस एक्वायर करने के बाद वो अपनी फील्ड्स के अंदर फिल इन कर लेगा. डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों के अंदर उसने फिल इन किया, और डाटा फिर आगे फ्लो करके आपके इधर तक पहुंच जाएगा. जब ये रिपीट होगा, इसको जब ये रिप्लाई दे रहा होगा, एफटीपी अगर इसको रिप्लाई देगा इस कम्युनिकेशन का, तो ये तमाम चीजें मिरर इफेक्ट हो जाएंगी. ये सोर्स, ये जो सीसीसी है ये सोर्स में लगेगा, जब रिप्लाई दे अगर, तो मिरर हो जाएगा. ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा डेस्टिनेशन में, ये डेस्टिनेशन वाला पोर्शन इधर आ जाएगा सोर्स में. वो जब रिप्लाई होगा तो ये बात कर रहा होगा इससे. राइट. तो ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा जब रिप्लाई होता है. जब आप सेंड कर रहे होते हैं तो क्या है? आप सोर्स हैं, ये डेस्टिनेशन है. जब रिप्लाई आ रहा है तो ये सोर्स है, आप डेस्टिनेशन है. इस तरह से चलता है. राइट. एनोटेट बंद कर देते हैं. अब हम पास एक दो स्लाइड्स ही रह गई, बस चैप्टर ऑलमोस्ट एंड के ऊपर है. व्हेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन हैव अ डिफरेंट नेटवर्क, तो क्या होगा?
तो भी देखें इसने कैसे पकड़ा, इसने नेटवर्क के बिट्स को जब मैच किया तो वो चेंज है। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये अपने राउटर के इस पोर्ट का मैक एड्रेस लगा देगा जो कि इसने यहाँ पे लगाया। सपोज सोर्स ये थी नेटवर्क 192.168.1.1110, बात करने जा रहा है 172.16.1.99 से, ये यहां है। ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसके पास, इस स्विच के पास तो हो सकती है, इस स्विच के पास नहीं होगी, क्योंकि मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन लोकली सिग्निफिकेंट होती है कि यहां तो इसकी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इस स्विच के पास थोड़ी होगी भाई मेरे। तो ये अब क्या करेगा, ये करेगा, ये सोर्स में इसका एड्रेस लगा देगा जो इस पोर्ट का है। इस पोर्ट पे जो आईपी होती है वो क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी होती है। किसकी, डिफॉल्ट। तो हम जो डिफॉल्ट गेटवे हर आईपी के साथ लिख के लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि अगर स्विच नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ ना मिले तो इस राउटर की वो पोर्ट का आईपी देते हैं जो कि इस लैन को कनेक्ट कर रहा है, कि इसके पास फॉरवर्ड कर देना, ये खुद डिसाइड करके आगे बढ़। अब होगा क्या, ये अगली उसमें देखते हैं हम। होगा ये भाई मेरे कि जब कम्युनिकेशन चलेगी, ये आपको यही बता रहा है कि देखिएगा, ग्रीन कलर एनआईसी का है, यानी कि मैक एड्रेस का है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का है। यहां से देखिए डेस्टिनेशन और ये सोर्स, ग्रीन कलर, और ये जो है ना, ये पर्पल कलर, ये लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है। तो इस पूरी कम्युनिकेशन में कहीं पर भी L3 की इंफॉर्मेशन का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज होती भी नहीं है, ये सेम रहा। चेंज क्या हुआ, L3 का आईपी पैकेट सेम ही रहा। L2 का जो हेडर है वो जगह जगह चेंज हुआ। पहले लगा सोर्स में इन भाई का मैक एड्रेस पीसी का, और डेस्टिनेशन में राउटर की इस पोर्ट का जहां से कनेक्ट हुआ था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। फिर यहां पे ये वापस जैसे लिख रहा हुआ है ना कि ओके, एक चीज थी जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये बार बार डिकैप्सुलेट कर री इनकैप्सुलेट करता है। क्या करता है, री इनकैप्सुलेट। क्या मतलब हुआ, ये यहाँ आएगा, पैकेट को खोलेगा और फिर मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को हटाएगा। हटाने के बाद ये क्या करेगा, अपनी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अब ये राउटर सोर्स में अपना मैक लगाएगा यहाँ का, इस वाले पोर्ट का, और डेस्टिनेशन में इस वाले राउटर का पोर्ट लगाएगा, पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस में। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो फिर ये चेंज होगा एक बार, फिर री इनकैप्सुलेट होगा। आईपी वहीं रहेगी, देखें आईपी नहीं चेंज होगी, कंटिन्यूअसली मैक एड्रेस थ्रू आउट कम्युनिकेशन चेंज होता चला जाएगा। दिस इज हाउ आवर नेटवर्क्स वर्क्स और परफॉर्म कम्युनिकेशन। सो मेरे ख्याल में ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है, और ये था हमारा रूल्स एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक। सो इफ देयर इज एनी क्यूरी, सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल एंड दिस लेक्चर ऑफ टुडे। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं एंड करूं। अच्छा, आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ वॉइस के ऊपर पूछना है? गुफरान अली, आपका भी हैंड रेज है, आपको माइक पे कुछ पूछना है? मोहम्मद अफजल, ओके, माइक पे कुछ पूछना है? जी अफजल, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। पूछे पूछे, मैंने माइक की रिक्वेस्ट ऑन तो भेजा मैंने आपको। आवाज नहीं आ रही आपकी हसन। सर कैन यू हेयर मी? जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो अभी लास्ट पे आपने बताया कि इंकैप्सुलेशन होती है और फिर री इंकैप्सुलेट करता है डाटा को। अगर रूटीन लाइफ में कोई इसकी एग्जांपल दे दे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा और एलेबोरेट हो जाएगी चीज़। लाइक जैसे हमारी मेल आती है, मेल में एड्रेस जो है वो तो उसको चेक करते रहते हैं, बट जहाँ पे नेटवर्किंग को और पोर्ट्स को है, मैक एड्रेस को है, तो स्विच से जब वो राउटर में आता है तो वो राउटर को उसका वो स्पेसिफिक राउटर नहीं होता, वो किसी और राउटर को भेजता है। वो इनकैप्सुलेट करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा, फिर इनकैप्सुलेट करेगा, फिर आगे राउटर पे जाएगा, तो ऑन ये चलता जाएगा। और जब तक उसको वो राउटर नहीं मिलेगा जहाँ पे उसने डिलीवर होना है,
तो वहां तक उसको डिकैप्सुलेट करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा। ऐसे ही है सर। बिल्कुल। और देन देन एंड पे जो उसको स्पेसिफिक राउटर मिल जाएगा और उसको वो फिर डिलीवर कर देगा थ्रू दैट स्विच टू दैट टर्मिनल। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक लेकिन सर टोपोलॉजी बना लूंगा, उसकी टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आगे की बात है। मैं फिर आपको सर डाटा का फ्लो पैकेट ट्रेसर के ऊपर दिखा दूंगा, ये बेहतर है सर, ये तो बेहतर उसमें है। आपको अंदाजा तो हो जाएगा कि कब ये क्या कर रहा है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा और वो बिल्कुल क्रिस्टल जो है ना ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे वो एक राउटिंग की टोपोलॉजी बना लेंगे मल्टीपल राउटर की, मैं उसमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल लगा लूंगा, स्टैटिक राउट कर लूंगा, और फिर मैं जो हूँ उसको आपको फ्लो ऑफ डाटा बेसिकली दिखा दूंगा कि थ्रू आउट कम्युनिकेशन एक एक पैकेट के ऊपर जाके एनकैप्सुलेशन को हम देख देख लेंगे किस तरह से हो रही है वो। सर सो नाइस सर, अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू सर, कोई इशू थैंक यू कोई इशू। अच्छा जी, मोहम्मद एहसन अमीन आप कह रहे हैं कि देयर इज अ टाइम कैलकुलेटर, एनी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ दिस? किस चीज का टाइम कैलकुलेटर? किस चीज में टाइम कैलकुलेटर भाई? पैकेट ट्रेसर खोल ही लूं मैं, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। अभी टाइम कैलकुलेटर को देख लेते हैं। देयर इज अ टाइम कैलकुलेटर कहाँ दिख रहा है यार? एक मिनट में। अच्छा ये ये इस इन्वायरमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं बेसिकली उसका ये टाइम है। अच्छा होता क्या है कि वो ये देखता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, लेकिन जो सिस्को आपको लैब्स देता है ना कुछ, कभी किसी टास्क में किसी उसमें कोई कंपटीशन करा रहा है सिस्को तो उसमें देता है, तो वो आपका टाइम नोट करता है कि आपने ये लैब कितनी देर में करी। तो वॉट एवर द टाइम यू हैव इन योर पीसी और वॉट एवर द थिंग इज, वो अपने पैकेट ट्रेसर का ही टाइम को लेगा। वो कहेगा नहीं आपने इतना टाइम लगाया इसको रिजॉल्व करने में, या बाज़ औक़ात वो आपको स्ट्रिक्ट कर देता है कि टोपोलॉजी इसमें जैसे हमारा स्ट्रक्चरशिप का एग्जाम होता है एग्जाम, तो उसमें हमें लैब दी जाती है और उस लैब का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो कहते हैं जी आधा घंटा है, ये टोपोलॉजी है, इसमें आपने फाइंड करना है और कि क्या एरर है और उसको रिजॉल्व भी करना है और एप्रोप्रिएट कमांड चलानी है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं, वो बंद होता है वो कस्टमाइज एक पैकेट ट्रेसर की लैब देके। और फिर वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, मतलब सीसीएनए के थ्रू आउट करिकुलम में से कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसको हमने जो है ना उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना होता है। वो टाइम फ्रेम एंड होगा और वो अगर रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि मैं करता जाऊंगा बैक एंड पे टिक होता चला जाता है, ऐसे एग्जाम में भी होता है आपके सीसीएनए के जो लैब देता है आपको, तो उसमें भी यही है। ये सीजन का नहीं है टाइम, ये मैंने आपको टाइम के बारे में पूरा बता दिया। ओके सर, मैक बाइंडिंग भी सीसीएनए है? मैक बाइंडिंग भाई पूरा टॉपिक है इस पे, आर और मैक बाइंडिंग आप किसी और चक्कर में कह रहे हैं, मुझे पता है आप कहीं और से बात कर रहे हैं। ये लेकिन एक आईपी के साथ एक मैक को बाइंड करता है, वो एक और है, हम एक पोर्ट सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ये आगे की चीज है। लेकिन उस स्विच की उस पोर्ट पे कोई और मैक एड्रेस फिर आ नहीं सकता, फिर इसमें वही आएगा। तो ऐसे हम मैक को बाइंड करा देते हैं, बाइंडिंग कहलाती है, वहां आएगा, दूसरे मॉड्यूल में आएगा आपके ये मैक बाइंडिंग। आई एम सॉरी। ओके फिर वही मसला, मैंने बोल दिया कराची वालों के लिए एक्टिवेट हो गए, बाकियों के लिए नहीं हुए। अच्छा कल का इशू एक था रिकॉर्डिंग का, तो ये स्टेप हेड ऑफिस से मेरी बात हुई, हमने कहा यार ये जरा लंबा चक्कर रहा था कि मैं सबको भेजूं फिर वो अपलोड करें, मैं ही आप लोगों को ईमेल कर दिया करूंगा। अब एक ईमेल आएगी आपको लिंक के साथ, कल तो एक ईमेल आ गई होगी आप सबके पास, 3 की एक साथ भेज दी मैंने और आपके पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया था। अब जो आएगी ना वो एक एक आएगी, एक एक, जैसे आज का जो लेक्चर है 3, वो इसी की मैं भेजूंगा, इसको कॉपी करें अपने वर्ड पे कोई फाइल बना लें या नोटपैड पे, उसको सेव कर लें। और लिंक ये ऑनलाइन ही चलेगा, डाउनलोड नहीं होती है, राइट? और ये चलता ही रहेगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, अच्छा खासा डाटा है वहां पर, तो अभी तो मैं कोई डिलीट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, राइट? तो मैं एग्जाम एक्टिवेशन का बोल दूंगा आज इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के एग्जाम एक्टिवेट हो जाएंगे सारे के सारे।
हाँ, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे पैकेट ट्रेसर ये लैब्स बनाएंगे तो आपकी वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसे पैकेट ट्रेसर का इंट्रो देगा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फीचर्स है इसमें, फिजिकल भी बहुत जबरदस्त है इसकी चीजें, वो सब वो वहां लेके चला जाएगा, पूरा पैकेट ट्रेसर खंगाल के दे देगा आपको। तो वो सिमुलेशन मोड और फला ढिमका ये सब चीजें ना हम भी करेंगे खैर सिमुलेशन मोड में आके, जाहिर सी बात है सिमुलेशन में आएंगे जब भी कुछ करने को मिलेगा, वरना नहीं। तो वो फ्री का कोर्स है, आप कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और मैं जो आपको वो उस कोर्स जितना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना काम का होगा उतना पैकेट ट्रेसर तो हम करना ही करना है, लाजमी करना है, क्योंकि लैब हमें परफॉर्म करनी है। सही है जनाब, तो और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, एक एक गवाही नो सर। ओके, आई आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।